यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। आप सभी को पता है कि एवरी संडे 12 o'clock पर यानी कि दोपहर 12 बजे मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर की सीरीज लेकर आता हूं। ये उसी सीरीज का 5th वीडियो है, अर्थात इससे पहले मैंने 4 वीडियोस में करंट अफेयर कवर करा दिए हैं, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ाना और फिर मैंने मई, जून और जुलाई के जो करंट अफेयर हैं इसकी पूरी सीरीज में यानी एक वीडियो मैंने कवर करा दिया है। याद रखिएगा कि इस करंट अफेयर की सीरीज को मैं कुछ इस प्रकार से कवर कराता हूं कि एक टॉपिक है और एक टॉपिक के जितने भी इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स हैं या फिर जितने भी इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं उनको एक बार में कवर करा देता हूं। दैट मींस जैसे कि मान लेते हैं कि आज उत्तराखंड का टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उत्तराखंड के सिनेरियो में अब जितने भी पहाड़ी एरिया हैं यानी कि जितने भी हिली टाइप एरिया है वो सभी को आप एक बार में सिस्टमैटिक मैनर में कवर कर सकते हैं। सेम इंप्लीमेंटेशन, सेम कंसेप्ट, सेम डेटा और सेम अंडरस्टैंडिंग उन सभी टॉपिक्स में होती है। तो मैंने एग्जांपल लिया उत्तराखंड का। यदि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में भी सेम कंडीशन क्रिएट होती है तो आप ये डेटा वहां पर भी पुट कर सकते हैं। यानी कि जब आप करंट अफेयर पढ़ना चालू करते हैं तो करंट अफेयर में एक एक करंट अफेयर उठाएं ये जरूरी नहीं है। बेसिकली एक ही करंट अफेयर से मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 8 से 10 प्रकार के जो करंट अफेयर हैं ये आपके कवर हो जाएंगे, बशर्ते कि उनकी इन डेप्थ एनालिसिस, रॉक सॉलिड, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये आपके माइंड में डेवलप हो। साथ में याद रखिएगा कि ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप क्लासेस देख रहे हैं यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। सेपरेट बैचेस का मतलब होता है कि जनरली अदर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बट मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, बाद में मैंने अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। दैट इज वाई मेरी जो मस्ट प्रायोरिटी रहती है ये हिंदी मीडियम को रहती है। शायद इसीलिए चाणक्य ने मुझे हिंदी मीडियम बैच को डील करने की जो जिम्मेदारी है ये सौंपी है, और चाणक्य आईएएस एकेडमी में हिंदी मीडियम बैच को स्पेशली डील कर रहा हूं, एज वेल एज मैं इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता हूं। तो यदि आपको मान लीजिए चाणक्य आईएएस एकेडमी के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 8264199959। ये दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है। जब आप इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको हमारी टीम तमाम प्रकार से गाइड करेगी कि एक्चुअली में एडमिशन कैसे लेना है। अच्छा, मैं कांटेक्ट नंबर बाद में दे दूंगा, एडमिशन कैसे लेना है और साथ में टेस्ट सीरीज कब कब लगती है और साथ में फर्दर जितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेशन है ये। यहां पर मैंने 4 टॉपिक लिए हैं और इन 4 मेजर टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज, यहां पर क्लाउड बस्ट आएगा, फिर जो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आफ्टर ऑल फिर हम गेमिंग बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और बात आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो सीक्वेंस है यानी कि मैंने जो सीक्वेंस जमाया है ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस को लेकर जमाया है, यानी कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है और साथ में जिसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं उनको सबसे पहले मैंने रखा है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो उसका डायमेंशन थोड़ा सा नैरो होता जाएगा, एज वेल एज आप उसमें देखोगे कि उसकी इंपॉर्टेंस तो ठीक है बट हाँ डायमेंशन नैरो होता जाएगा थोड़ा। बस इतना ही डिस्कस है। जो क्लासेस का मोड है यानी कि ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन भी है और यहां पर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, दैट मींस ये ऑफलाइन क्लास भी है। तो मेरा फोकस कैमरे पर ना होकर स्टूडेंट के आई कांटेक्ट पर मेरा फोकस रहेगा। दैट इज वाई आप ये मत समझिएगा कि मेरा फोकस आप पर नहीं है। आप यहां पर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो, और कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए आपको संस्था के टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिविल विथ आकाश ये टेलीग्राम हैंडल है, और यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, ABHISHEK BUHREGEOGRAPHY ज्योग्राफी। यहां पर आई थिंक इतनी जो इंफॉर्मेशन है, इतनी जो जानकारी है पर्याप्त होगी। फर्दर किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर का सेशन। डेट है 15th of February, टाइम है 12 बजे, और चलिए स्टार्ट। चलिएगा भाई, हाँ बोलो भाई। ठीक है, अभी भाषण खत्म हुआ, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है उत्तराखंड में, जो अभी आप कंटिन्यूअसली देखोगे
कि फ्लड की कंडीशन बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है, क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने की कंडीशन, जो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिली थी। अब ये न्यूज कहां से आ गई? बेसिकली मॉनसून तो चला गया है, ये हम जिस न्यूज को कवर कर रहे हैं, अच्छा ये पीडीएफ है, ठीक, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं बोर्ड ओपन कर रहा हूं और इस बोर्ड के सहारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर जरूरत होगी मैं इमेज दिखा दूंगा कि देखो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं, बात समझे ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। तो यहां पर समझना, देखिएगा कि एक्चुअली में यानी कि हम जैसा पढ़ते हैं हम वैसा पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में पीडीएफ आपको दिखा दूंगा। देखिएगा कि एक्चुअली में यदि आप मॉनसून, ठीक, जब भारत में मॉनसून आया था लास्ट ईयर, उस टाइम की आप बात करोगे 2025 की, तो इस बार मल्टीपल टाइप की डिजास्टर या फिर यूं कहा जाए कि आपदाएं आपको देखने के लिए मिली थी। और ये आपदाएं ज्यादातर कहां देखने के लिए मिली थी? जितनी भी हिली एरिया है यानी कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, और वो भी पहाड़ी क्षेत्र कौन से? तो जितने भी हिमालयन रीजन वाले एरिया है, उसमें भी यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, यहां पर ये अब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड क्यों? बिकॉज ऑफ कि यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश में उतनी ज्यादा वैलीज दिखाई नहीं देती हैं, बट उत्तराखंड में आपको वैली भी दिखाई देती हैं, घाटी क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, और एज वेल एज यहां पर आपको पहाड़ी क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। तो इन दोनों में आने वाली जो डिजास्टर है, इनमें एक मेजर डिफरेंस आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि जब आप हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक सिटी है जिसका नाम है शिमला। शिमला को यदि आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा हिल एरिया में बसा हुआ है, यहां पर वैलीज की कमी है, सही बोल रहा हूं क्या मैं? यहां पर वैली यानी कि घाटी की कमी है। जब आप उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में एक देहरादून क्षेत्र आता है, जब आप देहरादून को देखेंगे तो देहरादून एक्चुअली में एक साइड से पहाड़ी है और एक साइड से कैसा है, ये वैली टाइप का है, ठीक है। यानी कि एक साइड आपको पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी और एक साइड आपको घाटी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, नदियां दोनों ही ओर है। अब बात समझना कि यहां पर यानी कि इन दोनों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ये थोड़ी सी अलग अलग है, और इनकी जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, भौगोलिक अधोसंरचना है या फिर अभिसंरचना है, ये थोड़ी सी अलग है। और थोड़ी सी अलग क्या है कि भाई एक पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ घाटी क्षेत्र भी है। होता यह है कि इसी कारण से यहां पर घटित होने वाली जो घटनाएं या फिर दुर्घटना या फिर आपदाएं, इनमें भी एक मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और मेजर डिफरेंस ये मिलता है कि जब यहां पर आपको घाटी क्षेत्र दिखाई देता है, तो इस एरिया में आने वाली जो दुर्घटनाएं या फिर जो आपदाएं हैं, ये ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। कहां? कंपैरेटिवली हिमाचल प्रदेश के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की घटनाएं गंभीर नहीं होती, बट यदि आप उत्तराखंड की हिस्ट्री निकालते हैं तो उत्तराखंड में ज्यादा गंभीर आपदाएं घटित हुई हैं, बिकॉज ऑफ कि पहाड़ी क्षेत्र भी है और घाटी क्षेत्र भी है, और घाटी क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है क्या? नदियां। बात समझे? हिमाचल प्रदेश का वो एरिया जो कि इस कंडीशन को थोड़ा बहुत फुलफिल करता है, वहां पर भी गंभीर घटनाएं घटित होती हैं, बट कंपैरेटिवली कम गंभीर घटनाओं में इनको काउंट किया जाता है, बट होती दोनों ही गंभीर है। अब बात समझना कि एक्चुअली में यहां पर घटित होने वाली जो मेन प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो मेन आपदाएं हैं, ये कौन सी होती है? तो इनमें एक तो आ जाता है क्या? लैंडस्लाइड, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? लैंडस्लाइड को क्या? भूस्खलन। लैंडस्लाइड इसको कहा जाएगा भूस्खलन। साथ में यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता है भूस्खलन। भूस्खलन के अलावा यदि आप देखोगे तो फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, ये बाढ़। GLOF, GLOF इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए आप एक वर्ड याद रखेंगे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। ठीक, इसकी बात की जाती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ओवरऑल एक और कंडीशन आप याद रखिएगा कि आप इसी एरिया में जाते हो तो आपको ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण फ्लड, और साथ में एक और क्या, एक और कोई समस्या है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी मैं भूल गया इसके चक्कर में, तो वो याद आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, ये नॉर्मल है, साथ में फ्लैश फ्लड आता है, और एक और बात कि बादल भी फटते हैं, बादलों का फटना भी यहां पर एसेंशियल होता है। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात समझिए ना। देखिएगा ये चार मेजर प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट
इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी पढ़ा है, और इसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी ये सब आप जानते हैं कि एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश में ये घटनाएं क्यों होती हैं। कि वही है भाई, पहला है टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर मूव कर रही हैं। बात समझना कि ये जानते हैं ना आप कि जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जितनी भी विवर्तनिक प्लेट्स हैं, ये यहां पर मूव कर रही हैं, और इन टेक्टोनिक, इन विवर्तनिकी प्लेटों की मूवमेंट के कारण होता यह है कि हिमालय में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इन मूवमेंट के कारण जो कई बार भूकंप है, अर्थक्वेक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे क्षेत्र जहां पर वन कम हो गया है या फिर निर्वनीकरण की समस्या ज्यादा है, निर्वनीकरण का मतलब होता है कि यहां पर पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, उस एरिया में लैंडस्लाइड की समस्या भी आपको देखने के लिए मिलती है, बिकॉज ऑफ कि मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। और यदि मान लीजिए इसी समय यहां पर बारिश हो जाए, तो यही मिट्टी जब बारिश के जल के साथ मिलती है तो ये डिजास्टरेबल कंडीशन पैदा करती है, आपदाकारी घटनाएं उत्पन्न करती है या फिर परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसको फ्लैश फ्लड का नाम दिया जाता है। फ्लैश फ्लड का मतलब है कि जिसमें एक पूरा का पूरा गांव अचानक से साफ हो जाए। ये आपने ये वीडियोस देखे होंगे कि इंसान खड़ा हुआ है बाजू में, उसके घर के सामने खड़ा हुआ है और ये घर ऐसे गिर गया, ठीक ऐसे गिर गया, और नीचे जो पानी है इसके साथ ये घर बह गया। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये फ्लैश फ्लड की कंडीशन है, जहां पर घर को ही बहा ले गई बाढ़। बात समझे? तो ये तमाम प्रकार के वीडियोस आपको क्यों दिखाई देते हैं? इसका सबसे सिंपल रीजन तो एक ये हुआ कि एक्चुअली में टेक्टोनिक मूवमेंट यहां पर होता है। बट याद रखिएगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देख रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप इसको क्लाइमेटोलॉजी के, सॉरी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के साथ पढ़कर देखें। बात समझे? यानी कि मेजर जो हमारा डिस्कशन है वो कहां तक सीमित रहने वाला है, तो आप याद रखना कि बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि एवरी ईयर, और साथ में 2023 के बाद आप देखोगे कि 2023 के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज इसका जो नीचे वाला एरिया है यानी कि पर्वतपदीय क्षेत्र है, यहां पर आपको तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो आपदाएं हैं, ये देखने के लिए मिल रही हैं। और इन आपदाओं में जो 4 मेजर आपदाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सबसे पहले इसका कारण क्या है, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका रीजन क्या है एक्चुअली में। और रीजन हम किस हिसाब से जानेंगे, तो क्लाइमेट चेंज और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। दैट मीन्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या, एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसके बारे में। और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, यदि मान लीजिए पर्यावरण का विलोपन यहां पर यदि डिस्कस किया जा रहा है, तो आप इसके प्रभावों के बारे में ही देखते हैं कि भाई इसका प्रभाव क्या है। बात समझिए, एक कारण क्या है और प्रभाव क्या है। अच्छा, कारण को भी हम यहां पर 2 प्रकार से बांटेंगे कि एक तो है प्राकृतिक कारण और एक आता है क्या, मानव। बोल दो थोड़ा सा, क्या आता है? मानव। क्या आता है? तेज तेज, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मानव। ठीक, कौन सा आता है? मानव जनित या फिर मानव निर्मित कारण। अब बात समझना कि इसका प्रभाव भी 2 प्रकार से होगा, यानी कि प्रभाव एक जो प्रकृति पर पड़ रहा है और प्रकृति से डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन, मानव, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ना, एक प्रयास जो कि वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, और एक कौन सा है, इंडिया के सिनेरियो में। इतने टॉपिक के बारे में हमको ओवरऑल डिस्कस करना है। बात समझ में आई? अब यहां से हम डिस्कस चालू करते हैं। देखिएगा भाई कि आप ये बात जानते हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले तो ये देखो कि इस पूरी की पूरी समस्या की जो मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि जो शुरुआत है, ये कहां से होती है? ये होती है क्लाउड बस्ट से, यानी कि बादल फटने से। ये किससे होती है? क्लाउड बस्ट, या फिर इसी को कहा जाता है बादल का फटना। इससे शुरुआत मानी जाती है। और बादल के फटने से क्यों शुरुआत मानी जा रही है, जरा इस बात को भी कंसंट्रेट आप होकर सुनिएगा। देखो यार, बादल फटने का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए ये एक हमारा माउंटेन है, बात समझ रहे हो, सपोज करो कि ये हमारा एक माउंटेन है, और इस माउंटेन के एक और आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा एरिया, कि जहां पर आपको स्लोप बहुत ज्यादा मिल रहा है, और दूसरी ओर आपको जो स्लोप है ये इन कंपैरेटिवली कम दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में होता कई बार यह है कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण जो अलग अलग एरिया हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो?
इसको आप ऐसे समझना, ठीक है। जैसे हमारा हिमालय है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून पूरे के पूरे राजस्थान के ऊपर से गुजरता है। राजस्थान के ऊपर से गुजरते हुए नॉर्थ प्लेन में यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में बारिश कराने से पहले ये हिमालय से टकराता है। बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको बताया है, यदि कोई भी एयर आ रही है, कोई भी हवा आ रही है, तो ये हवा को ऊपर जाने के लिए एक्चुअली एक स्लोप की जरूरत होती है, जिसके कारण वो ऐसे टकराए और ऐसे टकराकर वो ऊपर उठे। तो इस स्लोप का काम कौन करता है? ये करता है हिमालय। बात समझना कि यहां से ये आर्द्र वायु आ रही है, आर्द्र वायु आकर ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठते हुए एक्चुअली में इसका तापमान कम हो रहा है, और तापमान कम होकर इन सिंपल वर्ड्स ये कर रही है बादलों का निर्माण, और ये बादल कराना चालू कर रहे हैं क्या? वर्षा। ये सिंपल फिनोमेना है, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि बादल करा देंगे क्या? बारिश। सो सिंपल इज दैट। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है कि यदि मान लीजिए आपने हिमाचल की थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी हो, और इवन आपने उत्तराखंड की थोड़ी सी भी ज्योग्राफी के बारे में देखा हो, ये तो आप जानते हैं कि एक्चुअली में यहां पर कई चोटियां बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, कई चोटियां बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। तो उस कंडीशन में होता यह कि बादलों का निर्माण बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, और बादल का जो साइज है ये बहुत ज्यादा हो गया है, और बादल का साइज ज्यादा होने के कारण ये इन चोटियों को, ये इन हिल्स को पार नहीं कर पाता है। अब जरा देखना, एक ये कंसेप्ट, साथ में नीचे भी एक घटना घटित हो रही है। ऊपर तो बादल का साइज बढ़ रहा है, और बादल का साइज क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ कि नीचे एक घटना घटित हो रही है, और नीचे कौन सी है कि यहां पर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो जमीन है या फिर जो सतह है, ठीक है, जमीन या फिर सतह, इसका तापमान इनहांस होते जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है, और यदि मान लीजिए आसपास जलखंड है, तो यहां पर जो आर्द्र वायु है, कौन सी वायु? आर्द्र वायु। आर्द्र वायु का परसेंटेज भी यहां पर बढ़ता है, और यदि आर्द्र वायु का परसेंटेज बढ़ा तो इसके कारण जो बादलों का निर्माण है ये भी ज्यादा होता है। तो एक्चुअली में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण हम बोल रहे हैं कि भाई समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पर समुद्र का जल स्तर बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ की जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर भी तो पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जमीन भी तो गर्म हो रही है, और जमीन गर्म हो रही है तो जमीन से इवेपराइजेशन, वाष्पीकरण की क्रिया भी तो हो रही है, और वाष्पीकरण की यदि क्रिया हो रही है तो यहां पर दो कंडीशन है कि या तो मान लीजिए तिब्बत के पठार पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ कि आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको भी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि भाई तिब्बत के पठार और उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या अंतर है। तिब्बत के पठार के ऊष्मन के कारण हमारे यहाँ जो पूरी घाट, पूरी तटीय मैदान है, यहां पर बारिश होती है। कैसे होती है ये कंसेप्ट आपको पता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि तिब्बत के पठार का ऊष्मन कैसे होता है। पता है? पता है तिब्बत के पठार का ऊष्मन कैसे होता है? नहीं पता। हिमालय के कारण तिब्बत के पठार पर बारिश नहीं हो पाती, साउथ वेस्ट मानसून हिमालय को पार नहीं कर पाता, ये टकराकर हिमालय के समानांतर हो जाता है और उत्तर भारत के विशाल मैदान में बारिश कराता है। पहला कंसेप्ट। तिब्बत के पठार के आसपास कोई सागर नहीं है, सागर नहीं है तो यहां पर मानसूनी हवाएं नहीं आ पाती हैं, मानसूनी हवाएं नहीं आ पाती हैं तो ये बारिश नहीं करा पाती। याद आया कुछ? याद आया? 100% याद आया? नहीं आया तो बताओ। याद आया? मैं बुला लूंगा कैमरे के सामने। याद आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा क्या? हाँ थोड़े, यानी वो उसको याद रखना कि ये कंसेप्ट लेते हुए चलना है आपको, ठीक है? क्या आते हैं, हमने पढ़ा है ना कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून आता है। सबसे पहले ये कहां टकराता है? पश्चिमी घाट पर्वत पर। पश्चिमी घाट पर्वत से ये आगे जाता है, राजस्थान में अरावली पर्वत के समानांतर होता है। एक्चुअली में ये लद्दाख में बारिश नहीं कराता। लद्दाख में क्यों बारिश नहीं कराता? क्योंकि हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं मानसूनी हवाएं। जब, और लद्दाख यदि ज्योग्राफिकली देखोगे तो लद्दाख की जो ज्योग्राफी है वही ज्योग्राफी तिब्बत के पठार पर है, ठीक है? तो हिमालय को पार नहीं कर पाएगी तो लद्दाख में बारिश नहीं, इसलिए भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह। और जब हिमालय को पार नहीं कर पा रही है तो तिब्बत के पठार में भी बारिश नहीं। तो एंड ऑफ द डे यहां पर तापमान तो आ रहा है ना, तो इसको कहा जाता है तिब्बत के पठार का ऊष्मन। बात समझे? इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि भाई उत्तर भारत के विशाल मैदान और साथ में तिब्बत के पठार में, अब आया समझ में?
ये तिब्बत के पठार और साथ में उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या अंतर है कि तिब्बत के पठार में आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी, विश्व की सबसे बड़ी नदियां देखने के लिए मिलेंगी। और तिब्बत के पठार में क्या है, पूरा पूरा बर्फ से कवर एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है। ठीक है, यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट में मानव अधिवास उतना ज्यादा इजी नहीं है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यहां पर निवास कर, दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या यहां पर निवास करती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यदि आप इनकी बात करते हैं तो। बात समझ रहे हो? दैट मीन्स दोनों की ज्योग्राफी में जमीन आसमान का अंतर है। अब बात समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर से ये पवन आ रही है। अब पवन आ रही है तो ये नीचे से जो वाष्पीकरण है या फिर जो वाष्प, जलवाष्प है, इसको भी तो अपने अंदर एकत्र करते हुए आ रही है, और पहले से इसमें जलवाष्प भी है। तो जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा जमीन का गर्म होना, जितना ज्यादा जमीन का गर्म होना उतना ज्यादा आर्द्र वायु का ऊपर जाना, और यानी कि आर्द्र वायु हल्की होगी, तापमान ज्यादा होगा, हल्की होगी, ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होने पर इसमें संघनन की क्रिया होगी, और जितनी ज्यादा आर्द्र वायु उतना ज्यादा साइज में बड़े बादलों का निर्माण, और जितना ज्यादा बड़े बादल, ठीक है, जितने ज्यादा बड़े बादल उनकी हाइट या तो उतनी ज्यादा, और यदि मान लो नीचे आ गए, ठीक है, हाइट ज्यादा होगी, भारी होंगे तो ये नीचे आएंगे, और भारी होंगे जब ये नीचे आएंगे तो आगे ट्रेवल तो ये करेंगे ना। बिकॉज ट्रेवल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कि अभी इनको जलवाष्प मिलती जा रही है या आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट एक कंडीशन आती है जहां पर जब आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ज्योग्राफी को देखते हैं, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये प्राकृतिक क्रिया है भाई, ठीक है, तो प्राकृतिक क्रिया है, इसमें मानव क्या कर लेगा, ये तो नेचुरली हो रहा है। बट हाँ, इसको एनहांस करने में, इसको बढ़ाने में तो मानव क्रिया कर रहा है ना, यानी कि तापमान बढ़ाने में, कि ज्यादा वाष्पीकरण क्यों हो रहा है, पृथ्वी का तापमान ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, बादलों का निर्माण इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। बात समझ रहे हो? अब यहां पर याद रखो कि ये आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश और साथ में जो उत्तराखंड है और जितने भी पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ये बादल हो सकता है कि दो माउंटेन्स के बीच में फंस जाए, यानी कि ये ऐसे ऊपर जा रहे थे, अब ये बादल दो पहाड़ों के बीच में फंसे, तो ना ही ये ऊपर जा पा रहे हैं और ना ही ये आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में कई बार आपने देखा है कि ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक नेचुरल व्यू आपको दिखाई देता है। ये नेचुरल व्यू क्या है कि आप पहाड़ी पर खड़े हुए हैं और नीचे देखो बादल की एक पूरी पूरी लेयर दिख रही है, जिसको दिखाकर आप लोग कभी कभी चिढ़ाते हो मेरे को, वही वाली कंडीशन। ठीक है, कि ये देखो सर हम बादल के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, फिर मेरा मन घूमने का करता है और मैं घूमने जा नहीं पाता बिकॉज ऑफ मेरे को छुट्टी मिल नहीं पाती, वही वाली कंडीशन। ये तो याद रखना कि ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं, ये कंडीशन कई परिस्थितियों में थोड़ी सी आपदाकारी हो सकती है। ये आपदाकारी होती नहीं है जिसको हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हम शिवालिक पर खड़े होकर देख रहे हैं। जब आप इसी को लघु हिमालय पर खड़े होकर देखोगे, ठीक है, तो लघु हिमालय के जो वैली एरिया है उनके लिए बहुत ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। और क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ कि ये आए हैं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा है, ठीक है, ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है। अरे यार, हर बार की तरह मिल नहीं रहा है, इस पे आओ, यहां से देखो कि एक्चुअली में मान लो ये दो माउंटेन है, तो इन दो माउंटेन के बीच में अब जब ये जो बादल है ये फंस कर रह जाए और ना ही ये ऊपर जा पाए और ना ही ये आगे ट्रेवल कर पाए, तो इसके अंदर जो संचित या फिर संघनित जलवाष्प है, ठीक, संघनित जलवाष्प इसमें किसमें आ गई है? वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में?
वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, यानी कि हिम कणों के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? हिम कणों के रूप में। बात समझ आए हो? या तो हिमकण होगा या फिर जल की बूंदों के रूप में। बेसिकली हिमकण क्या होता है? तो हिमकण यानी कि वो जो पर्टिकुलेट मैटर की हम बात करते हैं, कठोर पदार्थ, इसके आसपास असल में ये वाटर ड्रॉपलेट जमा होती हैं। ठीक है, फिर जब बाद में विखंडन होता है तो यही बादल नीचे आए, यानी कि यही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं, जल की बूंदें नीचे आती हैं। कुछ हाइट तक ये क्या रहेंगी? बर्फ। और फिर एक निश्चित सीमा के बाद जैसे ये अर्थ के कांटेक्ट में आएंगी तो ये बन जाएंगी क्या? पानी। तो इसीलिए ऊंचे क्षेत्रों में होती है बर्फबारी और नीचे क्षेत्रों में क्या होती है? बारिश। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखो कि इनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये मेल्ट होना चालू होंगी और फिर अचानक से कुछ ही देर में, यानी कि लगभग 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको बारिश देखने के लिए मिलने लगेगी। और इसको कहा जाता है क्या? बादल फटना। 1 घंटे के अंदर कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कि कितना? 4 इंच। 4 इंच मतलब कि कितना? 100 mm, 100 मिलीमीटर। बात समझ आ रही है? 10 सेंटीमीटर बोल लो, 100 mm बोल लो या 4 इंच बोल लो, ये 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। जो भी डेटा आपको लेना हो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इंच लिखना है 4 इंच लिखो, 10 सेंटीमीटर लिखना है 10 सेंटीमीटर लिखो, या फिर 100 mm लिखना है तो 100 mm लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? तो यदि इतनी बारिश हो रही है तो आप इसको बोलोगे कि ये बादल फटने की कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बादल पहले नहीं फटता था, बादल पहले भी फटता था। अभी वर्तमान में कंडीशन इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो गई है बिकॉज ऑफ कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई है। यदि आप सिक्किम में देखोगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन 3 एरियाज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिक्किम में बेसिकली एक लेक है जिसको नाम दिया जाता है रहोनक लेक, और इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की कंडीशन देखने के लिए मिली। क्या होती है अभी बताता हूं। साथ में हिमाचल प्रदेश में वही वाला जो कुल्लू कांगड़ा वाला एरिया है, यहां पर बाढ़ आई थी जिसको हमने फ्लैश फ्लड का नाम दिया। और इसका कारण क्या था कि उत्तराखंड में जो खीर गंगा वाला एरिया था, यहां पर बादल फटा था। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश तक गया था। यानी कि ये एक ही कंडीशन के कारण ये 3 अलग अलग यहां पर ये अलग अलग प्रकार की जो आपदाकारी घटनाएं हैं घटित हुई हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एक्चुअली में क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि ड्यू टू इंक्रीजन ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि तापमान के बढ़ने के कारण जो जलवाष्पन की गतिविधि में फर्क आता है, यानी कि तेजी होती है। इसके कारण आर्द्र वायु जो कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर उठती है और यह संघनित होकर बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है, और इन बादलों में बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। जब ये 2 माउंटेन्स के बीच में या फिर कुछ पर्वतों के बीच में फंस जाती हैं तो अचानक से 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। और 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच यानी कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होना या फिर इतनी वर्षा होना, यह कहलाता है क्लाउड बर्स्ट। क्या कहता है? बादल का फटना। बात समझे? और इस बादल के फटने के कारण कई बार आपको तेज बिजली भी दिखाई देती है। तेज बिजली के कारण कई बार आपने देखा है कि हिमाचल के एरिया में आग भी लग जाती है, उत्तराखंड के एरिया में आपको आग भी देखने के लिए मिलेगी। और इसी को कहा जाता है कि भाई बादल फटने के कारण जो एनर्जी जनरेट हुई इन बादलों से, इसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों के कई एरिया में आपको फॉरेस्ट फायर की कंडीशन भी देखने के लिए मिली। यानी कि इसको कहा जाता है कि जंगल की आग भी देखने के लिए मिली। और ये जंगल की आग कई बार इतनी ज्यादा फैली कि इसने वहां का जो ह्यूमन सेटलमेंट था या फिर जो मानव अधिवास था, इसको भी बहुत ज्यादा हद तक एक एक्सट्रीम लेवल तक प्रभावित कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अब जरा देखना कि पहली कंडीशन ये हुई। अब इस पहली कंडीशन के कारण दूसरी क्या कंडीशन क्रिएट हुई, इसको जानने से पहले अब नीचे आओ। ठीक है, कि हमने क्या किया। पहली बात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ठीक, अर्बनाइजेशन किया यानी कि शहरीकरण किया, साथ में औद्योगिकरण किया, उद्योगों में कोयला जलाया, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो किसी प्रकार का पावर प्लांट हो, उससे हमने कार्बन इमिशन किया और XYZ कारणों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई। जरा देखना, इसी के साथ हमने किया ये कि जब आप नीचे घाटी क्षेत्र में आओगे तो हमने घाटी क्षेत्रों में अपने रहने के लिए कुछ ऐसे स्थान बनाए जो कि बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी थे। यानी कि अब जरा देखो नीचे वाले डायग्राम पर, यदि आप आते हो, इस पर मैं आऊंगा। ठीक है, यहां पर आना। यानी कि ये इस वाले जो मैप होंगे इससे आप परिचित होंगे कि एक्चुअली में ये जो वैली एरिया होता है, ये जहां पर पहले पर्वत हुआ करता था, वहां पर हमने इसको काटा
और काटने के बाद ये जो लाइट वाला एरिया दिख रहा है इसको मत देखना, ये जो लाइट वाला एरिया दिख रहा है यहां पर कई बार हम घर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि होटल्स बने हुए हैं, है ना, यहां पर आप देख रहे हो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, और उन घरों को देखने पर ही लगता है कि भाई ये कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ कि ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमी है ये बेसिकली टूरिज्म पर चलती है। बट ये पूरा सत्य नहीं है कि भाई टूरिज्म पर ये चलती है, ये आधा सत्य है। ठीक है, टूरिज्म है तो आप वहां पर आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी इकोनॉमी ही हिमाचल प्रदेश की या फिर उत्तराखंड की बस टूरिज्म पर आधारित हो। ठीक है, टूरिज्म के अलावा उनके पास और भी कई रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर वहां की इकोनॉमी चल सकती है। सेब के बागान, फूलों के बागान, ये सबसे ज्यादा वहीं पर है। ये मैदानों पर रहने वाले लोगों ने ये कंसेप्ट फैलाया है कि हम वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, दैट इज व्हाई वहां की इकोनॉमी बूम करती है। यदि मान लीजिए, और ये क्यों फैलाया है? बिकॉज ऑफ कि वहां के जो लोग हैं ये प्रश्न उठाते हैं कि सर आप लोग यहां पर आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और गंदगी फैलाते हैं तो हमारे यहाँ का जो सौंदर्य है ये खराब होता है। तो बोलते हैं अरे हम घूमने आ रहे हैं, हमारी गलतियों को आप नजरअंदाज करो। अरे क्यों नजरअंदाज करें भाई? आप घूमने आ रहे हैं, पूरा भारत घूमने आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो सफाई की जिम्मेदारी वहां के लोगों की नहीं है, सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, अपनी है। बिकॉज ऑफ कि आपने यदि वहां पर गंदगी की और आपने किसी प्रकार की यदि कोई गतिविधि की तो इसका जो खामियाजा है ये तो वहां के जो लोकलाइट है इनको भुगतना पड़ेगा ना, तो इसलिए विरोध भी होता है। तो अब मैं कुल मिलाकर बात की बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में टूरिज्म वहां पर है, और टूरिज्म ज्यादा होने के कारण, पर्यटन ज्यादा होने के कारण पर्यटन से पैसा कमाने की लालसा भी ज्यादा है। और पर्यटन से पैसा कमाने की लालसा के चलते अब इन्होंने क्या किया है कि भाई पहाड़ है, पहाड़ों को काटा, पहले ही हमने डिस्कस किया है, पहाड़ों को काटा और बिल्कुल बाजू में इसके घर बनाए। बिकॉज ऑफ क्यों? आप जाओगे हरिद्वार, आप जाओगे ऋषिकेश, तो वहां पर जाने पर आप देखना कि ना वैली के बीच में घर बने हुए हैं, ये नदी बिल्कुल जस्ट बाजू में घर बने हुए हैं। ये आपको फार्म हाउस दिया जाएगा कि यहां पर रहो, आप सामने निकलोगे एक बिल्कुल प्लेन मैदान है, उसके सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं, उसके ऊपर ट्री कैनोपी वाले जो वृक्ष हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये ट्रायंगल शेप के, और आपको मस्त नजारा देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको लगेगा कि भाई कहीं पर घूमने ही नहीं ना जाओ। अब ये तो एक आया है ना, क्या ऐसा जरूरी है कि दूसरा यहां पर आकर अपना जो इंफ्रा है ये डेवलप नहीं कर सकता? वो जमीन लेगा, वो भी बना लेगा। तो एक्चुअल में आज जहां पर आपको सौंदर्य नजर आ रहा है, 10 साल पहले उससे ज्यादा सौंदर्य था। आप ही लोगों ने ये बताया था कि 10 साल पहले शिमला में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, आज उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इस बात को जरा महसूस करो कि एक्चुअली में हमने 10 साल में इतना ज्यादा चेंज लाया है। और क्यों लाया है? बिकॉज ऑफ कि हम ये बात जानते हैं कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं ये टूरिज्म के हब माने जाते हैं, यानी कि यहां पर पर्यटन एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और जब पर्यटन एक्सट्रीम लेवल पर होता है तो याद रखिएगा कि पर्यटन ये डायरेक्टली कनेक्टेड है अधोसंरचना के विकास से। किससे? किससे? अधोसंरचना के विकास से। तो इस बात को समझो कि भाई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये वो एरिया है जहां पर आपको पर्यटन नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा। यानी कि लोग यहां पर आते हैं, ठीक है, और घूमते हैं, और इवन इतना एक्सट्रीम लेवल का देखने के लिए मिलेगा कि यहां का जो इंफ्रा है वो भी इसी हिसाब से विकसित हुआ है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल का है। अब जमीन तो है नहीं, और जमीन है नहीं तो ये इंफ्रा बनाते कहां पर है? ये बनाते हैं वैलीज में, ये बनाते हैं पहाड़ों को काटकर, यानी कि इसके लिए हिल एरिया को कट किया जाता है, और इस तरीके से आप यहां पर इंफ्रा का निर्माण करते हो। और जब यहां पर इसके द्वारा इंफ्रा का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है निर्वनीकरण। क्या किया जाता है? निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? वनों की कटाई, या फिर क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। ठीक, ऐसा आंसर मत देना। निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। ठीक, फेल हो जाओ। वनों की कटाई, ये बात समझे ना? तो यहां पर निर्वनीकरण का मतलब क्या हुआ? वनों की कटाई। यानी कि अब वनों की कटाई होने से क्या होगा कि वनों की जो जड़ें थी, वनों की जो जड़ें या फिर जो पेड़ों की जड़ें थी, ये मृदा को बांधने का काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे करती हैं? बचपन में पढ़ा है ना, सिविक्स पढ़ते थे, 10 में से 10 आते थे जिसमें, ठीक है, पढ़ा है सिविक्स। क्या कैसे काम करती है बताओ? मृदा, क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ, पेड़ों की जड़ें मृदा को बांधे रखने का काम करती हैं, है ना, जल को अवशोषित करने का काम करती हैं। बात समझ में आ रही है?
यहां पे याद रखो कि निर्वनीकरण हमने किया, इसके लिए पेड़ों को कट किया तो इनकी जो जड़ें हैं ये कमजोर हुई और इससे जो मृदा की पकड़ है ये कमजोर हुई और इसके कारण क्या हुआ, मृदा का कटाव होना शुरू हुआ। और मृदा का कटाव हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, बस अकेला ये नहीं हुआ, याद रखना जी कि जिस एरिया में पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर मृदा की जो जल धारण क्षमता है ये भी थोड़ी ज्यादा होती है। और क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कि पेड़ों की जड़ें हैं, मृदा को बांधे हुए हैं, बारिश होगी, बारिश का पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बात समझे। और यदि पेड़ों की जड़ या फिर आपने पेड़ को खत्म किया तो जड़ खत्म हो गई, जड़ खत्म होने पर अब ये जो अवशोषण क्षमता है ये कम हो जाती है और अवशोषण क्षमता कम होने पर अब यहां पर यदि थोड़ा भी पानी आया, 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर भी बारिश हुई तो इस कंडीशन में जल को अवशोषित तो कर नहीं पा रही है मृदा, तो इसके ऊपर से जब बहेगी तो ये मिट्टी को साथ लेते हुए बहेगी, ठीक है। और मिट्टी को साथ लेते हुए बहेगी तो अचानक से हो सकता है कि मृदा इतनी ज्यादा गीली हो जाए कि इसके ऊपर ये पूरा पूरा एक मृदा का बंडल या फिर मृदा का एक पूरा पूरा ग्रुप ही बहकर निकल जाए। इसको कहा जाता है क्या, लैंडस्लाइड। यानी कि याद रखो कि मृदा का कटाव ज्यादा हुआ, मृदा का कटाव ज्यादा होने के कारण यहां पर जो आपदा है इसकी कंडीशन पैदा हुई। अब आपदा एक कौन सी पैदा हुई, तो ये तो उसको हमने बोला भूस्खलन, ठीक है, ये हो रहा है लैंडस्लाइड। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप यहीं पर देखोगे मृदा का कटाव हो रहा है और अचानक से यदि मान लीजिए यहां पर बादल फटने की कंडीशन क्रिएट हो गई, बादल फटी तो मृदा में अवशोषण शक्ति तो थी नहीं, क्या नहीं थी, अवशोषण शक्ति तो थी नहीं। और जब मृदा में अवशोषण शक्ति नहीं है तो पानी इसके ऊपर से एक बार में पूरा पूरा निकल जाएगा और जब पानी इसके ऊपर से बहकर निकल गया तो ये क्या लाएगा, ये लाएगा फ्लैश फ्लड। क्या लाएगा ये, फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड लाएगा मतलब कि आप ये वहां की इकोनॉमी को, ये वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को या ये वहां के मानवाधिवास को पूरा पूरा प्रभावित करेगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब जरा देखना, हमने इसको कनेक्ट किया है, यानी कि जो मानव निर्मित कारण जो बादल फटने की कंडीशन है, बादल फटने की कंडीशन को हमने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन से कनेक्ट किया है कि किस प्रकार से बादल फटने की कंडीशन लैंडस्लाइड को जन्म देती है, बाढ़ को जन्म देती है और इसमें मानव क्या रोल अदा कर रहा है, ठीक है। और प्रकृति क्या रोल अदा कर रही है कि मानव कर रहा है निर्वनीकरण, जिसके कारण बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान और इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, जिसके कारण बढ़ रहा है निर्वनीकरण, जिसके कारण बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान, जिसके कारण हो रहा है बादलों का निर्माण और बादल हो रहे हैं ट्रैप और इसके कारण ये आगे नहीं जा पा रहे हैं और इनके साइज बहुत बड़ा है और ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा करा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। एक करंट अफेयर में ये नहीं पढ़ना है कि एक्चुअली में आपने पढ़ लिया कि हाँ उत्तराखंड में बादल फटा है और इसके कारण इतने इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने इतने लोग का घर डूब गया है। एक्चुअली में बादल फटना ये करंट में रहा है, तो बादल फटने की कंडीशन याद करो। साथ में इसको याद कैसे रखना है, तो बादल फटा क्यों है और बादल फटने की जो कंडीशन है, क्लाउड बस्टिंग की जो कंडीशन है, ये इतनी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, ये क्यों देखने के लिए मिल रही है, इसको याद रखो, ठीक है। और इसके कारण और क्या क्या हो रहा है उसको याद रखो। तो आप जब एक एक कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप इंटरलिंकिंग करते हुए पढ़ो। बात समझे, ये कहलाती है इंटरलिंकिंग कि एक्चुअली में बादल फटा, बादल क्यों फटा इसके बारे में आपने याद किया, ठीक है, इसकी पूरी प्रोसीजर को आपने समझा। अब चाहे वो मानव निर्मित कारण हो चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, और इसके कारण जो मानव जनित प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके कारण क्या और इंपैक्ट पड़ा, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिला भूस्खलन और भूस्खलन के साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिला, तो फ्लैश फ्लड। बात समझ गए, बात समझ गए। अब कई बार ये होता है, ये तो हो गई 3 कंडीशन और ये पूरी कंडीशन बट ऑब्वियस सी बात है कि कहां क्रिएट होगी, जो वैली एरिया है, जो घाटी क्षेत्र है यहां पर। बात समझ रहे हो, जो घाटी क्षेत्र है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट में, यानी कि जब हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी तो वहां पर आपने बहुत सारे वीडियोस बताए थे मुझे, है ना। जो ऑनलाइन वाले हैं एक बार जाकर देख लेना, सर्च करना कि वैली सतलुज का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक घर के घर को लेकर आगे बह रही है। देखे थे ये वाले वीडियोस, ठीक। ये सब वहां के लोकल वीडियोस हैं, यानी कि ये क्या बताते हैं, ये फ्लैश फ्लड को बताते हैं। अब बात समझो, हाँ क्या कुछ बोल रहे हो, ये फ्लैश फ्लड को बताते हैं। अब इसी का दूसरा चरण समझना कि भाई बारिश अकेला वैली एरिया में थोड़ी ना हो रही है, ये तो ऊपर भी हो रही है, तो ऊपर भी कोई ना कोई कंडीशन क्रिएट हुई होगी, मगर ऊपर पानी ठहर सकता नहीं है, ऊपर का पानी नीचे आता है। तो कई बार हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के और सिक्किम के कई ऐसे एरिया है जहां पर बादलों, जहां पर हिल्स के बीच में या फिर यूं कहा जाए कि पर्वतों के बीच में एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कि ये पर्वत है,
पर्वतों से जो ग्लेशियर पिघल के आए या फिर ग्लेशियर का पानी पिघल के आया या फिर जो बारिश हुई, ठीक है, इसका पानी जो नीचे आया अब ये यहां पर ट्रैप हो गया है, ठीक। और ट्रैप क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कि इसको निकलने की जगह नहीं मिली। जैसे रूपकुंड लेक, ठीक है, सुना है इसके बारे में, रूपकुंड झील, ऐसी बहुत सी झीलें हैं, रेणुका झील है ना। इसके जब आप इनको देखोगे, रेणुका तो नहीं, रेणुका क्योंकि शिवालिक के नीचे वाले एरिया में आ जाती है। रूपकुंड के बारे में यदि आप बात करें तो रूपकुंड झील एक ऐसी झील है, ऐसी और भी, जैसे रघुनाथ झील के बारे में मैंने अभी बताया, सिक्किम का है। तो ये वो झील है जो कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण बनी है, ठीक है। इनको कहा जाता है ग्लेशियर लेक्स। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर लेक। बट इनमें जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जल धारण करने की जो क्षमता है, ये एक निश्चित कैपेसिटी तक होती है, यानी कि उसके बाद इनमें जल समा नहीं सकता। अब कई बार ये होता है कि यदि मान लो एक बादल यहां पर है, सॉरी एक माउंटेन यहां पर है, एक माउंटेन यहां पर है, एक माउंटेन यहां पर है, ऐसे माउंटेन का पूरा पूरा एक ग्रुप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना। इसको 3D इमेजिनेशन से समझना कि एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन यहां है, एक माउंटेन यहां है, और ये सभी माउंटेन्स के ऊपर या तो बारिश हो रही है या फिर ग्लेशियर है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये जो ग्लेशियर है तेजी से पिघल रहे हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज यहां पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ठीक है। अब यदि मान लो चोटी पर बारिश हो रही है तो पानी नीचे आएगा, ठीक है। बात समझना है, ग्लेशियर पहले से पिघल रहे हैं और झील में, यानी कि ये जो ग्लेशियर लेक बनी हुई है पहले से फॉर्म्ड है, ये अचानक से फॉर्म नहीं हुई है, ये इसका निर्माण अचानक से नहीं हुआ, ये प्राकृतिक तौर पर पहले से ही है। बात समझ रहे हो? अब हुआ ये कि अचानक से फट गया बादल, और ऐसी जगह फटा जहां पर क्या है, ये ग्लेशियर लेक है। अब पर्वतीय चोटियों से ये पानी बहते हुए नीचे आएगा, और जब पानी बहते हुए नीचे आएगा तो ये अपने साथ अपर्दन क्रिया भी करेगा, अवसाद भी लेकर आएगा। समझ रहे हो? अपर्दन, अवसाद, कहीं सुने हैं ये वर्ड्स? कहां सुने हैं ये वर्ड्स? क्या होता है अपर्दन? क्या होता है अपर्दन? हाँ हाँ, कटा, ये क्या है ये? अच्छा, ठीक। यार कैसी बात करते, क्या होता है? कटाव होता है, कटाव, ठीक। अपर्दन। अपक्षयन क्या होता है? आप ना इतने सामने मत बैठा करो यार। अपक्षयन क्या होता है? बोलो डिंपल जी, बोलो, अपक्षयन क्या होता है? अच्छा, जमाओ। तो निक्षेपण क्या होता है? जो अपर्दन होता है वो बड़े-बड़े जो मतलब चट्टानें होती है वो टूट के आती है, फिर वो छोटे-छोटे कंकरों में फिर वो अपक्षय, फिर निक्षेपण मतलब इकट्ठा हो जाता है ना। अपक्षय होता है पानी के कारण, सॉरी, अपर्दन होता है पानी के कारण, जल बहाव के कारण। अपर्दन होता है भौतिक कारणों के कारण, ठीक है, ताप, दाब, इसमें परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखो कि अभी हमने अपक्षय की बात नहीं की। जब बारिश हुई माउंटेन पर, यानी कि जो चोटियां हैं, जो पीक्स हैं, यहां पर बारिश हुई और ये ढलानों के सारे पानी नीचे आया, तो अपने साथ अपर्दन करते हुए आया, अवसाद भी लेकर आया। अब ये पानी जमा हुआ कहां पर? इस लेक में। बट ये लेक प्राकृतिक है, ठीक है, इसमें इसकी जो जल धारण क्षमता है एक निश्चित है। आपने अचानक से बारिश यहां पर कराई या फिर हुई, अचानक से बारिश होने पर इसका जो वाटर लेवल है ये अचानक से बढ़ा और ये बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो आसपास के जितने भी एरिया थे, इन तमाम प्रकार के आसपास के एरिया में इसने फ्लड की कंडीशन पैदा कर दी। बात समझ में आ रही है? और जब अचानक से आसपास के एरिया में फ्लड आई तो ये क्या है? फ्लैश फ्लड के फॉर्म में आई है, बट आई किसके कारण है? ग्लेशियर के कारण। और इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा? GLOF का, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। किसका नाम दिया जाएगा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का नाम दिया जाएगा, और यही होता है GLOF। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये GLOF की हमने बात की है। इसका मतलब है कि पर्वतीय चोटियों पर होने वाली वर्षा के कारण जब किसी लेक या फिर झील का निर्माण हो और झील के ओवरफ्लो होने के कारण हमको ऐसा लगे कि इसके कारण बाढ़ आ गई है, तो इसको कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ऐसी कई झीलें आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगी, कई झीलें आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगी, इवन कई झीलें आपको सिक्किम एरिया में देखने के लिए मिलेंगी। और यही कारण है कि ये चार कंडीशन मैंने बताई हैं कि एक होता है भूस्खलन, एक होती है बाढ़,
एक आता है क्या, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि ग्लेशियर झीलों के कारण जो हिमनद झीलें होती हैं उनके कारण अचानक से बाढ़ का आ जाना, या हिमनद झीलों के ओवरफ्लो हो जाने के कारण बाढ़ का आ जाना और बादल फटना। ये 4 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। और ये होती क्यों है, तो इसका एक मानव जनित कारण मैंने आपको बताया कि भाई जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन। और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन का कारण क्या है, तो पूरा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन उठाओ और पढ़ लेना। ठीक, जितने भी कारण वहां पर लिखे हुए हैं सब कुछ। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, शहरीकरण, कार्बन का जलाना, औद्योगिक ईंधन या फिर जो खनिज ईंधन है या फिर जो जीवाश्म ईंधन है इसका जलाया जाना, ठीक, कार्बन इमिशन, ये तमाम प्रकार की चीजें सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। प्राकृतिक कारण क्या है, तो प्राकृतिक कारण कुछ नहीं है, प्रकृति तो हमेशा हमको अच्छा देना चाहती है, हमने निर्वनीकरण करके प्राकृतिक कारण क्रिएट कर लिया है, बस बात समझ में आ रही है। दूसरी बात है कि यदि ऐसा हो रहा है तो इसके कारण है क्या, तो समस्या तो ये हो गई, समस्या ये, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब समस्या का प्रभाव क्या है और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो समस्या का जो प्रभाव ही ये होता है कि भाई यहां के जो रहने वाले यानी कि टूरिस्ट आए, टूरिस्ट ने यहां पर जो भी गंदगी फैलानी थी यानी कि जो भी क्रियाकलाप करना था ये किया और टूरिस्ट तो निकल लिए, ठीक है। इसका जो प्रभाव होगा ये लोकल एरिया में होगा, ठीक है। और लोकल एरिया में रह कौन रहा है, लोकलाइट, ठीक है। इन लोकलाइट को इसका प्रभाव भोगना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कि अब जरा देखो, यदि मान लीजिए बाढ़ आई है तो बाढ़ का डायरेक्टली कनेक्शन किससे है कि बाढ़ इंफ्रा को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय, यानी कि जो अधोसंरचना है इसको ये नष्ट करेगी। अधोसंरचना के नष्ट होने पर अब यहां के जो लोकलाइट हैं उनके लिए जो फूड या फिर यूं कहा जाए फूड रिक्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इसको क्या, खाद्य आपूर्ति की इसमें समस्या होगी, खाद्य आपूर्ति के साथ साथ जो अदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जैसे कि गृह आवास की समस्या यहां पर पैदा होगी, साथ में आवागमन की जो समस्या है ये भी पैदा होगी। और इन तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर टूरिज्म भी प्रभावित होगा, पर्यटन, क्या बोल सकता हूं मैं, सही है सर, नो, वेरी गुड। और जब पर्यटन प्रभावित होगा तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर है वो भी प्रभावित होगा। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यदि हम इन 2 एरियाज की बात करें तो यहां पर कृषि के लिए जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन से हैं, तो एक तो फ्रूट्स यानी कि सेब आ गए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक, हाँ, ऑरेंज, लो भाई संतरा भी डाल दिए, ठीक, साथ में क्या, किन्नू वगैरह ये सब यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी को शामिल करना। फूल आ सकते हैं कुछ, यहां पर फ्लावर भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि उत्तराखंड में इनको बहुत ज्यादा उगाया जाता है, ये तमाम प्रकार के, तो इनकी खेती भी प्रभावित होगी। और जब इनकी खेती प्रभावित होगी तो इसका कनेक्शन किससे है, अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से। तो यहां की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल आ गए, और अर्थव्यवस्था पर सवाल आए हैं दैट मीन्स यहां पर जो जॉब क्रिएशन है, जॉब पर यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, इस पर भी सवाल पैदा हुए, ठीक, एम्प्लॉयमेंट, बात समझे, इसको कहा जाता है रोजगार पर सवाल पैदा हुए। रोजगार पर कैसे हो गए भाई, बिकॉज ऑफ कि यहां पर अभी वैसे लोग भी निवास करते हैं जो कि पुश्तैनी इसी पर डिपेंडेंट है, यानी कि पुश्तैनी सेब की खेती करते हैं, संतरे की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। जो वाराणसी वाला ये मंदिर है, क्या है, क्या नाम है, कृष्ण जी का जो टेम्पल है मथुरा में, ठीक है, यहां पर एक दिन होता है, मेरा एक फ्रेंड है वहां पर, उसके पिताजी गोसाई हैं, तो वो बताते हैं कि ना अभी होली आने वाली है तो 15 तारीख से यानी कि कल से एवरी डे यहां पर उस मंदिर का श्रृंगार होगा। मैं कृष्ण जी का नहीं बोल रहा, उनका तो होगा ही होगा, साथ में मंदिर का भी श्रृंगार होगा, सुबह शाम, ठीक है, सुबह अलग डेकोरेशन होगा, शाम को अलग डेकोरेशन होगा। और सुबह जो डेकोरेशन होगा वो वही सेम फूल यूज नहीं किए जाएंगे, आर्टिफिशियल फूल नहीं, ट्रकों से फूल भर भर के आते हैं, ठीक है। और 2 घंटे ये मंदिर बंद रहता है और 2 घंटे में पूरा मंदिर सजाया जाता है। और इतने फूल लगते हैं, ये फूल कहां से आते हैं, ये आते हैं नेपाल से, ये आते हैं कहां से, उत्तराखंड से, ये आते हैं अलग अलग जगह से, यानी कि यहां से फूल इतनी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। और यदि ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो इसके कारण ये जो फूलों का व्यापार है ये प्रभावित होता है।
फूलों की खेती प्रभावित होती है। तो इस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था का कारण, अर्थव्यवस्था नष्ट होने का ये कारण बनता है। और जब उनके लिए कारण बनता है तो भाई एंड ऑफ द डे उनके रोजगार पर ये बात आई ना, बिकॉज ऑफ यदि एक मार्केट बंद हुआ तो आप दूसरे मार्केट का एक्सेस लेना चाहेंगे ना। तो पहले जहां पर उत्तराखंड से आते थे, आप किसी कारणवश यदि वहां की कृषि खराब हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई जो मथुरा में टेंपल है उसके साज सज्जा रुक जाएगी, वो तो अपना काम चलते रहेगा, बट वो दूसरा मार्केट सर्च करेंगे। तो जहां से उनको सप्लाई होगी वो वहां से ले लेंगे। अब जो आपने खेती में पैसा लगाया था वो तो गया ही गया, इस साल जो इनकम होने वाली थी वो भी नहीं हुई। तो यहां पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर क्या होती है, इकोनॉमी प्रभावित होती है। साथ में इकोनॉमी का जो दूसरा फैक्टर था यहां पर कि पर्यटन के थ्रू हम कमा सकते थे। तो जब आपने यहां पर देखा फ्लैश फ्लड हुई, भूस्खलन हुआ और इंफ्रा इसके कारण नष्ट हुआ, तो इंफ्रा में होटल्स भी तो आए, इंफ्रा में अदर प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, होटल हो चाहे गेस्ट हाउस हो चाहे यहां पर फार्म हाउस हो, है ना, फ्लैट्स हो, ये भी तो डिस्ट्रॉय हुए। और जब ये डिस्ट्रॉय हुए तो इनका इफेक्ट भी तो इकोनॉमी पर आया, बात समझिए। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब पैसा, अर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस सभी के होने के कारण जो उत्तराखंड और साथ में जो हिमाचल प्रदेश है और जितने भी हिली एरिया है उनकी जो इकोनॉमी है इस पर भी इंपैक्ट आ जाता है। और जब इस पर इंपैक्ट आता है तो वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है ये डगमगा जाती है, बात समझे। और फिर लोग जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई थी लास्ट टाइम, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई थी लास्ट टाइम 2025 में। तो देखना कि लोगों ने जाना कम कर दिया था वहां पर कि भाई लैंडस्लाइड हो रही है। यदि मान लो ये स्टेबल होता है, यानी कि अब ये स्टेबल कैसे होता, यदि हम ये काम नहीं करते, ठीक है, या फिर इन कामों को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते कि नहीं इनको नहीं करना है, इनको कम करना है, ठीक है, इस बिकॉज ऑफ कि इनका प्रभाव ये है। तो यदि हम इनको सुधार लेते तो वहां के जो लोकलाइट की ये जो लाइफ बर्बाद हुई है या फिर लाइफ में इतना ज्यादा सर्वाइवल आ गया है, ये नहीं आया होता। अब तो इसके लिए किया क्या जा सकता है, तो इसके लिए किया ये जा सकता है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें, ठीक। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी नीतियां हैं इनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें। और सरकारी नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरी है कि पहले तो ऐसी कोई पॉलिसी होनी भी तो चाहिए। आपने क्या सुना है कि क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो जिसके तहत यदि मान लीजिए आप वृक्ष काटते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है? सुना है ऐसी पॉलिसी, ठीक है। आप ऐसे ओपनली जाकर पेड़ नहीं काट सकते, बट है पॉलिसी, बिल्कुल है। अभी पेड़ काटो अभी पुलिस आ जाएगी, ठीक, जुर्माना है, सजा नहीं, ठीक, बिल्कुल सही है कि जुर्माना है। अब याद रखो कि हमारे यहां कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इन पॉलिसीज का मिसयूज करना जानते हैं कि भाई एक्चुअली में आप याद रखो यदि मान लो एक होटल बनाया जाना है और होटल बनाने में यदि बहुत सारे अड़ंगे आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी की बात कि बहुत सारे अड़ंगे आ रहे हैं, तो क्या करना है कि इस होटल में स्टेक होल्डर आप किसको बना लो, एक एमएलए को, ठीक है, एक एमपी को, ठीक, आपका काम इजीली हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि होटल बन रहा है, होटल में आप 4 पार्टनर हो, 4 पार्टनर्स मिलकर अब आपको टेंडर नहीं मिल पा रहे या फिर जमीन नहीं मिल पा रही है, जमीन का प्राइस बहुत ज्यादा हाई मिल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक एमएलए एमपी है ना या फिर किसी एक राजनीतिक लीडर को अपना पार्टनर बना लेते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं कहा, आप पैसे भी मत दो, ठीक है, आप अपना नाम हमारे साथ जुड़वा लो, ठीक है, एमएलए एमपी, आपको पैसे भी नहीं देना है, बस आप अपना नाम जुड़वा लो। तो क्या हुआ कि ये XYZ होटल, रेडिसन होटल इस विधायक की है, इस एमएलए की है, यानी कि वो मंत्री पद का नाम जुड़ गया साथ में, तो आपके जो काम है ये इजीली हो जाएंगे। आप कोई डिपार्टमेंट आपकी फाइल रोक सकता है नहीं। तो हो यही रहा है कि एक्चुअली में ना यहां पर बाहरी कंपनियां प्रवेश कर रही हैं और बाहरी कंपनियां प्रवेश कर यहां के जो लोकल नेता है इनको मिला रही हैं, जिसके कारण पहले जो जमीन ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे अब ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ऑक्यूपाई करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और दूसरी ओर से आप इंफ्रा बनाओगे तो उसके लिए आप वनों का निर्माणीकरण तो करोगे, ठीक है, और जब ये करोगे तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ही, और जब ये बढ़ेगा तो ये समस्याएं आएगी ही। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, बात समझ रहे हो कैसे कनेक्ट हुआ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो सरकारी नीतियां हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर उतने अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और यदि हो पा रहा है
तो भी उनका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि भाई आपने दूर दराज के किसी गांव में जाकर उस गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। अरे वो गांव तो पहले से सुरक्षित था। एक्चुअली में जहां पर फ्लड आ रही है, जहां पर भूस्खलन की समस्या हो रही है, हमको तो उसको देखना चाहिए था ना, उसको देखा नहीं जाता। बात समझिए। अब यही जो न्यूज है, यही हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है, यही उत्तराखंड के संदर्भ में, यही सिक्किम के संदर्भ में, यही अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, यही वेस्ट बंगाल के उन एरियाज के संबंध में है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, बट वहां पर हिली एरिया के कंटेक्स्ट में ये नहीं आएगा। बात समझिए। वहां पर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी के संदर्भ में। बात समझ रहे हैं? तो उसके संदर्भ में आपको ये पूरा डेटा याद रखना है। यानी कि पहला कि भाई हर दम गवर्नमेंट पॉलिसीज को ही हम क्रिटिसाइज करते रहे, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ हमको अपने लेवल पर भी समझदार होना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई नई नई बाइक किसी ने ली है और नई नई बाइक लेकर वो जा रहा है कहां पर, हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया में जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहा है, यूट्यूब व्लॉगिंग, कि भाई मैं जा रहा हूं, ये देखो मैं मेहनत करते हुए, मजदूर बनते हुए 4-5 लाख की मैंने हिमालयन बाइक ली है और मैं अब जाऊंगा कहां पर, रोड टूर करते हुए। इसका मतलब ये नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, पर ये हरकत नहीं करूंगा। ये रोड टूर करते हुए मैं जाऊं आराम से, और फिर वहां पर मुझे हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी जगह मिले जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, या फिर जहां पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस जगह पर जाना मुश्किल है वो जगह एक्चुअल में कंजर्व है, वो प्रिजर्व है। ठीक, अब मैं वहां पर जाकर व्लॉगिंग कर रहा हूं कि देखो मैंने इस जगह को खोज लिया। इस वीडियो को कई लोगों ने देखा, उनमें से कई और लोग निकले और यहां पर गए। अब जा रहे थे जब तक ठीक था, गए अपनी फैमिली को लेकर गए, नहीं तो अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ गए, बियर की बोतल, दारू की बोतल और साथ में ये चिप्स के पैकेट, ये तमाम प्रकार की चीजें लेके गए और वहां पर पार्टी मनाकर आए। और पार्टी मनाकर आए तो अपने साथ जो कचरा लाए ये यहीं पर छोड़ गए। लोगों को मालूम चला कि अरे यार लोग तो इस XYZ एरिया में आ रहे हैं जहां पर 3 साल पहले तक कोई नहीं आता था। 3 साल में यहां पर इतना ज्यादा टूरिज्म होने लगा कि जो बड़ी कंपनीज थी, जो बड़े बिग मैन्स थे, बिग बिजनेसमैन थे, इनकी नजर यहां पर पड़ी और इन्होंने आकर वो उस लैंड को खरीदा और वहां पर क्या बनाना चालू कर दिया, बिल्डिंग्स वगैरह। तो आपको तत्काल फायदा दिख रहा है, बट आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि वही कंडीशन की शिमला में 10 साल पहले जितनी बारिश होती थी उतनी 10 साल बाद नहीं हो रही है। वाई? क्योंकि कंडीशन कहां से शुरू हुई कि एक पर्सन गया और वहां पर बस उस एरिया को डिस्कवर कर दिया। लोगों ने अपने एंजॉयमेंट के लिए वहां पर जाकर पार्टी करना शुरू कर दिया और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, और हमको पता ही नहीं है कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमको क्या समझना होगा, हमको यह समझना होगा कि एक्चुअली में जो हम काम कर रहे हैं, या फिर हमको यह समझना होगा कि हर दम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इनको क्रिटिसाइज करना पर्याप्त नहीं होता है। कई बार खुद भी समझदारी के साथ व्यवहार करना पर्याप्त होता है। क्या पहाड़ों में जो डस्टबिन रखा हुआ है वहां पर कचरे वाली गाड़ी आकर क्या डेली उस डस्टबिन से कचरा निकाल के ले जा रही है? कहने को हम क्या इतने समझदार हैं कि भाई वहां पर हमने मैगी खाई, बियर पी और हम उस बॉटल को वहां पर डस्टबिन में फेंक के आ गए। क्या दिख रहा है? आई एम अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, मेरे में बहुत ज्यादा सिविक सेंस है और मैं उस बॉटल को कहां फेंक के आया हूं? डस्टबिन में। अरे लेके कहां से गए थे? मैदान में ना, मैदान से लेके गए थे, मैदान में वापस लाओ। बिकॉज ऑफ कि उस पहाड़ में 2 किलोमीटर ऊपर कौन चढ़ रहा है उस डस्टबिन को निकालने? डस्टबिन रखा हुआ है, वो शो केस है, उसको निकालने के लिए कोई नहीं चढ़ रहा है। बात समझे? तो याद रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस, सिविक सेंस इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट? क्लियर? यानी कि मैंने यह बताया कि एक्चुअली में समस्या क्या है, समस्या क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बस इसको बताने का तरीका मैंने ये नहीं रखा कि पहले मैंने समस्याएं बता दी, फिर इनका सॉल्यूशन बता दिया और फिर मैंने क्या कि क्यों हो रही है ये बता दिया। मैंने कुल मिलाकर समस्या कहां से शुरू हुई ये यहां से शुरू करके पूरी समस्याओं को एक बार में बताया और सॉल्यूशन क्या है ये बता दिया और रियलिटी से इसको जोड़ दिया। अब चाहे आप इसको मेंस में पुट करो, चाहे आप इसको प्री में पुट करना चाहे, प्री में तो बन जाएगा, मेंस में आप इसको एक केस स्टडी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जाना और इस वीडियो को दोबारा देखना। इस वीडियो को जब आप दोबारा देखोगे तो आपको ये पूरा पसंद आ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा। यानी कि 2x स्पीड करना और 2x स्पीड में देख लेना। 2x स्पीड में देखना इसलिए बिकॉज ऑफ, यानी जैसे में देखना हो, मैं सजेशन दे रहा हूं कि ज्यादा टाइम लगे तो 2x में देख लेना। देखना इसलिए बिकॉज ऑफ की सेकंड बार देखोगे तो पूरा अंदर चले जाएगा। बात समझिए ना? अभी पूरा अंदर नहीं गया है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई समस्या?
कोई डाउट? बोलो। पक्का? आर्यन जी बताओ क्या बताया, पूरा रिपीट। वेरी गुड, तालियां बजाओ। अरे बजा। वेरी गुड। आर्यन जी बताइए क्या बताया मैंने, पूरा कंक्लूड करूं। हम्म। हाँ। हम्म। जी। थैंक यू। हाँ हाँ। अच्छा, इसी में आप एक और बात ऐड कर सकते हैं कि वो अभी आपने देखा होगा 2024 की स्टार्टिंग में कुछ मजदूर फंस गए थे जब टनल का निर्माण हो रहा था, तो वो भी क्यों हुआ था? वो भी इसी कारण से हुआ था कि वो भी लैंडस्लाइड था। हाँ हाँ, 24 में हुआ था। ठीक है, तो वो भी इसी कारण से हुआ था कि लैंडस्लाइड हुई थी। बात समझे ना? तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस न्यूज। बात समझे? यानी कि कंसेप्ट यही है, जगह बदल जाएगी। बात समझे? हाँ बोलो बोलो बोलो। 2013 की फ्लड, 2013 की फ्लड वो भी बादल फटने के कारण हुई थी, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है। बात समझ रहे हो? मोती चुरा लूंगा, चिंता मत करो। बोलो आप, बोलिए ना। रिपीट कर लेना, ठीक है? रिपीट कर लेना, ठीक है? हाँ। नहीं नहीं, अब तो ये जब तक खत्म नहीं हुआ जब तक होगी, मुझे क्या पता। सुनो आप मेरी बात। ये तो यहां पर अब ये तमाम प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लेना, और अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना। ये ले लो देवी, मत जाओ, दूसरा शुरू हो रहा है, इसी को पलटा लो उसमें। जाओ यार, ओपनली बोला। ये अब देखो, ये इसको एक बार पढ़ लेना, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। इसको मैंने अभी बताया है कि एक्चुअली में ये ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या होता है, यानी कि एक साइड जहां पर बारिश होती है, एक साइड यहां बारिश नहीं होती, इसको क्या कहा जाता है? जहां बारिश नहीं होती क्या कहा जाता है? ओलावृष्टि। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह। ये पूना वाली साइड है। हाँ, पूना वाली। वृष्टि छाया क्षेत्र। नहीं, सही में, सही में ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर रेन शेडो जोन, वृष्टि छाया प्रदेश, है ना? पढ़े लिखे हैं यार। ठीक। अब यहां पर बस ये देख लेना कि एक्चुअली में हमने, यानी कि जो भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसने क्या किया है? फ्लड फ्लश जो गाइडेंस है ये क्या है, यानी कि 6 से 14 घंटे के भीतर सूचना प्राप्त होने पर यहां पर कार्य करना होगा हमको। ये तमाम प्रकार की चीजें वन लाइन फैक्ट है, इसको देख लेना। ठीक है, इसरो ने भी यहां पर काम किया है। वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो ये पहल है कुछ, ये इंडिया के सिनेरियो में है। यदि आप यूरोप के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये यूरोप ने भी अपना कॉपरेशन की दिया है, साथ में यूएसए और साथ में जापान, यानी कि ये भी वो एरिया है जहां पर माउंटेन्स है, माउंटेन्स में ये समस्या देखने के लिए मिल रही है, और उसने ये तमाम प्रकार के जो अभ्यास है ये चलाए। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। पढ़ते हो आप लोग? सही सही बताओ। हाँ, पढ़ते हो? ये जो पीपीटी मिलती है, हाँ?
मैं बताऊं क्या करते हो आप लोग करते हुए अपोजिशन प्रस्ताव लाए कि नहीं, ठीक है मैं पहले बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन इंसल्ट में सहूंगा नहीं, ठीक है बात समझ। तो यहां पर एक बात समझो कि एक्चुअली पीडीएफ लेने, ये आपके लिए भी और ये ऑनलाइन के लिए भी, पीडीएफ लेके उसको ड्राइव में सेव करके भीड़ लगा के फायदा नहीं होता, उसको पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा पढ़ लिया करो। 50 पेज की मात्र पीडीएफ है, और मात्र, ठीक है 50 पेज की, उसको उठाए और पढ़ लिए, ठीक है। इसमें इतना कंटेंट है कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? 100%। आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात, आगे आओ। अब देखिएगा कि एक्चुअली में ना एक बात पर हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई यदि आप लोकसभा की कार्रवाई, जैसे कई बार मन होता है ना कि यार सर हमको लोकसभा देखनी है या फिर लोकसभा की कार्रवाई देखनी है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, इस संसद के अंदर यदि आपको जाना हो ना तो शॉकिंगली आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है। बात समझ में आ रही है? आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि भाई आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है। बात समझ रहे हो? इवन एक कांस्टेबल का फॉर्म भी यदि आपको भरना हो, कांस्टेबल का फॉर्म, तो भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है। और यदि मान लीजिए क्रिमिनल रिकॉर्ड में आप इन्वॉल्व पाए जाते हैं, इवन यदि मान लीजिए गलती से आप जेल भी चले गए हैं, गलती से फिर आप निरपराध साबित हो गए हैं, तो भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये यहां तो मैंने कांस्टेबल का एग्जांपल लिया है, आप सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? कि एक बार गलती से चले भी गए तो क्या हुआ? बंद कर दें? वो चला देते हैं, ये बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए कर दो, थोड़ी देर बाद। सुनिए, ठीक, तो यहां पर देखो कि एक्चुअली में यदि एक छोटा सा क्राइम में आप इन्वॉल्व भी पाए जाते हो, आपने क्राइम किया भी नहीं है, तो भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर यदि आप चाहें कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की सुनवाई कैसे होती है या फिर बैठक कैसे होती है, सदन का सत्र कैसे चलता है, मैं ये बहस देखना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे कि यदि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जाओ भाई ऑनलाइन देख लो, ठीक है, यानी कि जाओ पार्लियामेंट की वेबसाइट पर डाउनलोड करो या और उसमें या फिर ऑनलाइन देख लो, ये बोला जाएगा। शॉकिंगली यहां पर जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, यानी कि यदि आप लोकसभा की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 545, राज्यसभा की यदि आप बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने, 245 में से यदि आप देखो 50% क्या है, इनके खिलाफ क्रिमिनल मामले हैं। शॉकिंगली इनमें से कई के खिलाफ, कई के खिलाफ, ठीक है, यूपी बिहार तो इसमें नंबर 1 आते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, ठीक, फिरौती, इन सभी मामलों में ये इन्वॉल्व पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, इन सभी मामलों में ये इन्वॉल्व पाए जाते हैं। एक कंसेप्ट ये। इसके अलावा एक और महान केस क्या है? दिल्ली। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में यानी कि 2024 में जो दिल्ली विधानसभा थी, यहां के जो सीएम थे ये थे अरविंद केजरीवाल। नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा एक और नाम था मनीष सिसोदिया, सुना था इनके बारे में? ठीक। इसके अलावा एक और नाम था सत्येंद्र जैन, ठीक, सत्येंद्र जैन, इनका भी नाम सुना होगा। ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, ठीक, सत्येंद्र जैन। इन तीनों का मामला पहले मैं बता देता हूं कि एक्चुअली में लिकल घोटाले में ये इन्वॉल्व पाए गए थे, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो कि उस समय दिल्ली के सीएम थे, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सत्येंद्र जैन के लिए कह दिया था कि भाई इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसका कोई आधार नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ कि इनका इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो पाया था। बात समझ में आई? क्या ये इन्वॉल्व है भी, ये इसमें संलग्न है भी, ये साबित नहीं हो पाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये तो निराधार गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले ये कई महीनों तक जेल में थे। बात समझ में आ रही है? कई महीनों की ये जेल काट चुकी थी। इस एक कंसेप्ट को याद रखना। बात समझिए ना,
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मनीष सिसोदिया और साथ में अरविंद केजरीवाल में से अरविंद केजरीवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि ये कई महीनों तक जेल में रहे और इन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा था, यानी कि ये सीएम पर थे, सीएम पद पर ये बने हुए थे। बात समझ में आ रही है? बाद में जब अपोजिशन ने बहुत ज्यादा विरोध किया और बाद में जब बहुत ज्यादा एलिगेशन इन पर लगे और कोर्ट बीच में आया, ओवरऑल फिर इन्होंने ये पद छोड़ा, यानी कि पद से ये हटे और पद से हटने के बाद इन्होंने किसको सीएम बनाया था? क्या नाम है उनका? बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी की है ये। पथरी पथरी नहीं होता, हाँ हाँ, इशिता इकिता ऐसे ही कुछ नाम। हाँ हाँ, क्या नाम है? सर्च करो, एक्स सीएम ऑफ दिल्ली सर्च कर लो, ई से ही नाम है कुछ। तीशी आतिशी अतिशी, ठीक है। तो यहां पर ये हटे और न्यू कौन बने? न्यू सीएम बनती है यहां की अतिशी। अब जरा देखो कि एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक हुआ क्या। हिस्ट्री भी थोड़ी जान लो कि एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि एक्चुअली में जब जवाहरलाल नेहरू सर की सरकार थी, ठीक, किसकी? जवाहरलाल नेहरू सर की सरकार। तो यहां पर लाल बहादुर शास्त्री, जो शास्त्री जी थे ना, ये बहुत ही ज्यादा फेयर प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। शास्त्री जी पर कुछ एलिगेशन लगे थे और इन एलिगेशन के चलते जो शास्त्री जी हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। पहले जब इन्होंने रिजाइन दिया, अभी मैं बताऊंगा क्यों ये इन्होंने रिजाइन दिया था, बिकॉज ऑफ कि इनके पद की नैतिकता पर सवाल उठे थे। और पद की नैतिकता पर सवाल उठता थे, शास्त्री जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना रेजिग्नेशन दिया। पहला रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया था और दूसरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया गया था और ये मंत्री पद से हट गए थे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये कि लाल कृष्ण आडवाणी सर के रहते हुए जब रेल हादसा हुआ था तो इन्होंने भी क्या कर दिया था? अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था, बिकॉज ऑफ कि अपोजिशन ने मांग कर ली थी कि आप रेजिग्नेशन दें। ऐसा ही सेम कंसेप्ट आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी में भी, कि एक्चुअली में इनके ऊपर भी जब पद की गरिमा को लेकर एलिगेशन लगाए गए तो इन एलिगेशंस के कारण भी इन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन। यानी कि हिस्ट्री ये कहती है कि भाई जब जब किसी भी सीएम पर कोई एलिगेशन लगा है और इसके कारण पद की गरिमा पर सवाल उठे हैं, नैतिकता पर सवाल उठे हैं, तो वो मंत्री या फिर मिनिस्टर, वो सीएम गए हैं और अपना रेजिग्नेशन उन्होंने सौंप दिया है। वही पद की गरिमा पर सवाल नहीं उठने चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जब आप शपथ लेते हैं तो शपथ ही आप लेते हैं पद की गरिमा को बनाए रखने और संविधान का अनुपालन करने की। बात समझ में आई? पीएम और सीएम पद की शपथ क्या होती है कि मैं पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, संविधान की गरिमा को बनाए रखूंगा, मैं इस पर आंच नहीं आने दूंगा। दैट इज व्हाई हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब एलिगेशन लगे पद की गरिमा को, तो यहां पर हमने रेजिग्नेशन दिया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, यानी कि पूरा बॉलीवुड कंसेप्ट, ठीक है। बल्कि इनको क्या करना था? नैतिकता पर सवाल उठ गया था। सीएम पद पर रहते हुए इन पर शराब घोटाले के जो एलिगेशन लगे थे, इसमें पद की गरिमा पर सवाल उठा था और इनको रेजिग्नेशन दे देना था। एंड ऑफ द डे इन्होंने नहीं दिया और फिर जब दिया तो, और जब ये सीएम नहीं थे तो अपनी वाइफ को बैठा कर रखे थे। फिर जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो फिर इन्होंने बताया अतिशी को। ये जो कंसेप्ट था ये पहले ही हो जाना था, यानी कि अप्रैल के आसपास से ये मामला उठा था, अप्रैल 2025 के आसपास से, और सितंबर के आसपास इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। बात समझ रहे हो? अब इसका पूरा कंसेप्ट क्या है? इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि भाई साहब, जहां पर आपको संसद के अंदर संसदीय कार्रवाई सुनने के लिए भी आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये साफ होना चाहिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपके खिलाफ एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप एक सरकारी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वहां पर आधे सांसद, आधे एमपी क्रिमिनल हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यदि आप सरकारी जॉब में है, आईएएस आईपीएस बनेंगे, और यदि मान लीजिए आप किसी भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी, रेप मर्डर तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक छोटे से अपराध में, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट हो जाता है, इसमें भी यदि आप इन्वॉल्व पाए गए हैं और इसमें यदि आपके ऊपर शक भी है तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। बात समझ, कितनी छोटी सी बात पर आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है।
और यहां पर जेल हो जाने के बावजूद भी जेल से सरकार चलाई जा रही है। कुछ समझ में आया? यानी कि एक साइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई भारत कैसा बनेगा, और दूसरी साइड ये तो गड्ढे पड़े हुए हैं। हमारी हिस्ट्री को यदि आप जाके देखोगे तो ऐसे तो गड्ढे हैं, ऐसे तो लूप होल्स है हमारे यहां। बात समझे? तो इसको दूर करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल लाया गया, और यह संविधान संशोधन बिल था 130वां संविधान संशोधन बिल। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या कहता है कि भाई ऐसा कोई भी अपराध, या फिर सबसे पहले तो पीएम हर एक राज्य के होंगे क्या? नहीं, देश का एक पीएम और उनकी यूकॉम, बात समझे? साथ में सीएम, अब सीएम हर एक राज्य का होगा, सीएम और उनकी एसकॉम, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं वो सब, पीएम उनके मंत्री मिनिस्टर, सीएम और उनके मंत्री मिनिस्टर, सभी यदि ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं जिसके लिए 5 वर्ष की सजा का, 5 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, ठीक है, और उनको हो जाती है क्या? जेल। और जेल से नहीं मिलती है इनको जमानत, और 30 दिन तक ये कंटिन्यूसली, याद रखना कंटिन्यूसली, ये कहां रह जाते हैं? नहीं, 30 महीने नहीं यार, ठीक, 30 दिन तक ये कहां रह जाते हैं? जेल में रह जाते हैं, और 30 दिन तक इनकी जमानत नहीं रहती, ठीक है। तो या तो ये हो कि ये खुद ही क्या कर दें? रिजाइन कर दें, तो पद की गरिमा बनी रहेगी और इनकी भी गरिमा बनी रहेगी। नहीं तो 31वें दिन, 31st डे, इनको क्या माना जाएगा? इस पद को खाली मान लिया जाएगा। बात समझे ना? इस पद को खाली मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो सिंपल इज दैट। यानी कि कोई भी पीएम हो, इनका मंत्री हो, मैं यहां पर याद रखना सांसद और विधायक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं? सांसद और विधायक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पीएम और उनकी मंत्री परिषद, सीएम और उनकी मंत्री परिषद। दैट मीन्स मंत्री, सीएम, पीएम को इसमें शामिल किया गया है, सांसद को इसमें शामिल नहीं किया गया। बात समझ में आ रही है? तो यदि मान लीजिए इनके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, यानी कि मर्डर, रेप, डकैती, फिरौती, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब मामले है ना, इनमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, और इसके लिए ये 30 दिन से ज्यादा तक ये जेल में रह लेते हैं, और जमानत इनकी नहीं होती, कंटिन्यूसली ये 30 दिन तक रह लेते हैं। तो 31वें दिन या तो ये खुद रिजाइन कर दें, नहीं तो पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। यह है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन आती है और अपोजिशन कहती है कि नहीं भाई साहब, ये एक प्रकार से सुपर इमरजेंसी जैसी बात है। इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में मैम इंदिरा गांधी ने क्या किया था? जितने भी अपोजिशन थे उन सभी को ये जेल में डाल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी जेल गए थे। तो इन्होंने कहा कि ये सुपर इमरजेंसी जैसा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि इसका मिसयूज हो सकता है, और एक प्रकार से जो सरकार है ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही लाना चाह रही है। ये बात इसमें क्यों कही गई, इसके बारे में हम देखेंगे। बात समझ में आ गया? यानी कि एक कंसेप्ट था ये, और एक कंसेप्ट था ये। केस हुआ अरविंद केजरीवाल का, और इसमें पद की गरिमा को बनाए ना रखने के एलिगेशन लगाए गए, और साथ में हिस्ट्री को देखा गया, और इन दोनों को मिलाकर यह कानून बनाया गया कि भाई हम लाते हैं 130वां संविधान संशोधन बिल, और 130वें संविधान संशोधन बिल के अकॉर्डिंगली यदि कोई भी मंत्री, पीएम, सीएम, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, यदि 30 दिवस से ज्यादा ये जेल में है और किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में है जिसमें 5 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसका पद 31वें दिन से खाली मान लिया जाएगा। हाँ, यह भी बात है यदि वो चाहे तो वो जेल से छूटकर अपना जो पद है ये वापस से धारण कर सकते हैं। ये उनकी पार्टी की मर्जी है कि उनको वापस से पद देना या नहीं देना। बात समझ में आई? तो वापस आए, ये पद धारण कर लें, हमें कोई समस्या नहीं है। बट ये जेल में है, 30 दिन से ज्यादा हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप रिजाइन करोगे, नहीं तो हम पद से हटा देंगे, यानी कि पद अपने आप हटाएंगे भी नहीं, अपने आप खाली मान लिया जाएगा। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ कि ऐसे कई एलिगेशन लगे हैं, ऐसे मूवीज भी आपने देखी होंगी, कई बार ये देखा गया है, कई बार ये देखा गया है कि भाई जेल में रहते हुए यदि पद पर बने हैं तो अपना ही जो केस है इसको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, एक खरीद बिक्री हो जाती है, ये तमाम प्रकार की चीजें हो जाती है। यानी कि जो न्यायपालिका है ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ उसके मन में ये बना रहता है कि यार ये तो मंत्री है और ये काम कर रहा है, यदि मान लीजिए इसके खिलाफ मैं ये कार्रवाई अभी कर दूंगी तो ये काम रुक जाएगा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जेल में बैठे हुए ये कंट्रोल करते हैं।
इसको खत्म करने के लिए ये 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। बात समझे ना? तो बहुत अच्छी बात है कि भाई, कितनी अच्छी बात है कि आपने तो एक प्रकार से फेयरनेस कर दी ना, कि भाई 30 दिन से ज्यादा जेल में हो, मतलब कि आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा है और हम पद को खाली मान लेंगे। अपोजिशन उठकर आता है और अपोजिशन बोलता है, यानी कि विपक्ष उठकर आता है और विपक्ष बोलता है, और इवन यार कोई ये बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है ना, उनके द्वारा पेश किया गया था। ठीक, हाँ, हंस क्यों रहे हो? कुछ बोला था क्या पेश करते सब? पर क्या मस्त आराम मिलता है यार। हाँ, नहीं सही में। हाँ, मैं बड़े दिन बाद बैठा। चलो यहाँ पर ऐसे जैसे बड़ा आराम मिलता है। चलो आ गया। तो यहाँ पर देखो कि एक्चुअली में, हाँ, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था? हाँ, तो ये अमित शाह जी, बोल लो, ऑनलाइन वीडियो सुन लिया ना? ठीक। यहाँ पर याद रखो कि एक्चुअली में इसको पेश किया था अमित शाह ने, जो कि अभी वर्तमान में हमारे कौन है? गृह मंत्री। बात समझ में आई? बोल दो हाउस मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर। ठीक, बात समझ में आई? तो ये गृह मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया और इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ, इतना ज्यादा विरोध हुआ कि आप जाकर इसकी संसदीय कार्रवाई देख लेना तो आपको मालूम चलेगा कि कागज के गोले यहां पर फेंके गए थे उनके ऊपर। बात समझे ना? ये जो बिल है 3 प्रकार से पेश किया गया, यानी कि 3 बिल इसके अंदर पेश किए गए। संविधान संशोधन 1 है, पर बिल 3 है। बात समझे? और ये बिल 3 कौन सा है? तो सबसे पहला तो आता है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये यानी कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 2025 क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ ये न्यूज है अगस्त की। बात समझे ना? हाँ या ना? ठीक। दूसरी बात है कि राज्य विधायिकाओं के लिए या फिर राज्यों के लिए यहां पर संविधान संशोधन अधिनियम बिल 2025। बात समझ में आ रही है? दूसरा हो गया। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बिल 2025। बात समझ में आ रही है? अब ये 3 क्यों यहां पर पेश किए गए, इसको भी जरा समझ लो। कि पहली बात कि जब ऐसा कोई कानून है नहीं तो संविधान संशोधन करना है 368 में, तो इसके लिए ये किया गया है। ठीक है, उसके लिए ये किया गया है, बट शामिल किया गया है सीएम और उसकी यूकॉन को भी, तो उसके लिए राज्य की परमिशन, तो उसके लिए ये किया गया है राज्यों के लिए। ये तो केंद्र के लिए हो गया, सॉरी, ये तो संविधान संशोधन के लिए हो गया और केंद्र पर अप्लाई हो गया, बट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इसका जो क्रियान्वयन है, ये राज्यों पर भी तो होगा, और राज्यों पर होगा तो राज्यों के लिए भी ये बिल है। और तीसरी बात कि 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट घोषित किया है, तो उसके लिए भी ये कानून होगा, तो उसके लिए एक अलग से बिल, भाई जम्मू कश्मीर में भी ये लॉ एंड ऑर्डर या फिर सॉरी ये जो विधेयक है ये पारित किया जाएगा या फिर ये कानून का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, प्रभाव वहां पर भी होगा। तो इसलिए 3 कैटेगरी में लाया गया। इसी के साथ एक और बिल इंट्रोड्यूस किया गया, और इस बिल को नाम दिया जाता है क्या? ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्या कहा जाता है? ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर याद रखो कि ये 3 कैटेगरी में लाया गया। अब इसको लेकर अपोजिशन खड़ा हो गया कि नहीं भाई, इसके ऊपर पहला एलिगेशन लगाया गया कि इट इज अ सुपर इमरजेंसी। बात समझ में आई? ये एक महा आपातकालीन जैसा है, इसको सुपर इमरजेंसी कहा गया। और सुपर इमरजेंसी क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ ये एलिगेशन लगाए गए कि इसके कारण जो
रूलिंग पार्टी है ये एक्चुअली में डिक्टेटरशिप पर उतर रही है। किस पर उतर रही है? डिक्टेटरशिप पर ही उतर रही है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप? मतलब कि तानाशाही पर ही उतर रही है। बात समझे? अपने हिसाब से कानून का ये उपयोग करेगी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो कानून है, ये जो लॉ है, यदि ये बनता है, ये कानून बनता है, तो आप यहां पर इसका उपयोग मनमाने ढंग से करेंगे। और मनमाने ढंग से कैसे करेंगे? तो ये एलिगेशन अब यहां से शुरू होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई दिक्कत की बात? यहां तक समझ गए कि न्यूज क्या है? अब बात सुनो, कॉन्फ्लिक्ट कहां हुआ। ठीक है, यहां पर हम पूरे के पूरे विवाद को समझेंगे। विवाद भाई साहब ये है कि अपोजिशन उठता है, और अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष है ये उठता है, और विपक्ष ये एलिगेशन लगाता है कि सर जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, यानी कि जो बहुमत है, बहुमत की पार्टी है जिसकी सरकार है, ठीक है, उन्होंने कई ऐसी एजेंसीज बना रखी हैं, जैसे कि सीबीआई हो सकता है, ठीक है, ईडी हो सकता है, नारकोटिक्स हो सकता है, ठीक है, तो ये सभी को अपने हिसाब से चलाने का काम करती है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है ये तमाम प्रकार की ऐसी एजेंसीज को अपने अकॉर्डिंगली चलाती है कि आपको किस कहां पर रेड करनी है, कहां रेड नहीं। ये एलिगेशन है, ठीक है, कहां पर रेड करनी है, कहां पर रेड नहीं करनी, किस मंत्री मिनिस्टर को पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। तो ये जो रूलिंग पार्टी है ये इन एजेंसीज को कंट्रोल करती है, और इन एजेंसीज को एक प्रकार से एज अ वेपन यूज करती है। और खासकर उन स्टेट्स में जहां पर इनकी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि जहां पर एंटी रूलिंग है, एंटी रूलिंग पार्टी है, उनके लिए ये ज्यादा यूज करेगी। जैसे कि लाइक तमिलनाडु का इशू अभी आप देखो, तमिलनाडु में जो डीएमके है ना, शायद डीएमके है ना, पक्का ऑनलाइन में गलत हुआ पैसे काटूंगा। तो हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन है स्टालिन? पता तो है? नहीं पता? मैं कौन हूं? क्या? शुक्र मनाओ, नाम नहीं लिया है। चलो आगे आए। हाँ, तो देखना कह रहे तमिलनाडु का इशू आपने सुना है, जैसे दिल्ली का इशू तो है ही है, ठीक। महाराष्ट्र का इशू सबसे बेहतरीन इशू, ठीक, कि भाई शिवसेना ने हाँ गठबंधन कर लिया था किसके साथ? एनडीए गवर्नमेंट के, एनडीए के साथ, या फिर बीजेपी के साथ आप बोल सकते हो। यानी कि यहां पर एलिगेशन ये लगाए जा रहे हैं कि भाई साहब जितने भी एंटी रूलिंग स्टेट हैं, यानी कि जहां पर भी रूलिंग पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है केंद्र में, तो जहां पर भी बीजेपी नहीं है या फिर एनडीए नहीं है, तो वहां पर इस कानून का ज्यादा यूज किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब जिस भी स्टेट में बीजेपी या फिर एनडीए की गवर्नमेंट होती है, अब मैं डायरेक्ट नाम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ऑफ कि बिल ही पेश किया गया है कहां पर? अमित शाह के द्वारा, और एलिगेशन लगा रहा है कौन? विपक्ष। तो मुझे यहां पर पार्टी का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, बात समझिए ना। बाकी मेरा किसी प्रकार का धर्म जाति मूल्यों से लिंग संप्रदाय नहीं है, पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं। तो इस बात को जरा समझिएगा कि एक्चुअली बीजेपी और एनडीए है। तो यदि मान लो कोई ऐसा स्टेट जैसे कि लाइक तमिलनाडु हो सकता है ना, दिल्ली में तो अब आ गई है, तो ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, तो बीजेपी और एनडीए अपनी इन एजेंसीज का यूज करके वहां के जो मंत्री हैं और साथ में जो मिनिस्टर हैं, मंत्री मिनिस्टर सीएम, इनको किसी ऐसे झूठे केस में फंसा सकती है जो इन्होंने किया नहीं। किया है तो बात ही अलग है, बट यदि मान लो सीएम बने और 10 साल पहले कोई अपराध हो गया था, उसकी तुरंत जांच बैठा देंगे। ये एलिगेशन है कि तुरंत जांच बैठा देंगे और उसमें इनको गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार ऐसे करेंगे, ऐसी धाराएं लगाएंगे कि 30 दिन तक बाहर ना आ सके, बिकॉज ऑफ कि सबसे पहले जो वो है क्या सुनवाई, ये कहां चलेगी? लोअर कोर्ट्स में। तो वहां से ये क्या कर देंगे? सजा दिलवा देंगे, और 30 दिन तक ये बाहर ना आ सके। किसी भी कंडीशन में इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। फिर ये जो अपर कोर्ट है यहां पर जाएंगे, फिर उससे अपर कोर्ट में ही जाएंगे। यानी कि सुनवाई का भी एक तरीका होगा ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो आप चले नहीं जाओगे, ये तो नीचे से चलना चालू करेंगे। अब जरा आप समझो कि जब किसी भी व्यक्ति को आपने यानी इन एजेंसीज ने पकड़ा, सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद इनको जेल हो गई, आपने 30 दिन तक इनकी जमानत नहीं होने दी, और 30 दिन तक जमानत नहीं होने दी, तो इनका जो पद है ये तो 31वें दिन खुद ब खुद चला जाएगा ना, कि 30 दिन के बाद तो ये पद खाली मान लिया जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब
क्या भरोसा कि आप एक ही व्यक्ति के साथ करोगे? बिकॉज ऑफ कि जब इनका नाम किसी क्राइम में आएगा तो इनकी छवि तो बिगड़ गई ना, जनता का इन पर से विश्वास तो उठ गया ना, और जनता का विश्वास उठ गया तो क्या जनता अब अगली बार इनको वोट देगी? हो सकता है कि वोट ना दे, बात समझिए, हो सकता है कि वोट ना दे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई आपके ऊपर ये रेड पड़ ही क्यों रही है? बिकॉज ऑफ कि आप एंटी गवर्नमेंट हो या फिर एंटी रूलिंग हो, आप एंटी गवर्नमेंट नहीं एंटी रूलिंग हो, या बीजेपी और एनडीए के नहीं हो। तो इसी का सॉल्यूशन महाराष्ट्र में अपनाया था ना कि शिवसेना, शिवसेना के ऊपर यदि आप देखोगे तो कार्रवाई बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक, इसने शिवसेना जो कि अपने जड़ के अगेंस्ट चली गई थी, इसने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में हो रहा था। साथ में शिवसेना के ऊपर एजेंसीज ने भी दबाव बना लिया था और कांग्रेस के कई लीडर्स के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि शिवसेना के ही दूसरे पक्ष ने आकर हाथ मिलाया था, किससे? जो क्या नाम था उनका, जो अभी सीएम है, ठीक, डेप्यूटी सीएम है। तो इन्होंने आकर हाथ मिला लिया था किससे? बीजेपी से। क्यों? क्योंकि शिवसेना के ऊपर ये जो रूलिंग पार्टी थी, यानी कि केंद्र की रूलिंग पार्टी, ये शिकंजा कस रही थी और ऐसी एजेंसीज का यूज करके, ये पूरे एलिगेशन है, ऐसी एजेंसीज का यूज करके ये एक प्रकार से तमाम प्रकार से शिवसेना को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी और उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही थी। तो वो पक्ष जो कि बीजेपी के समर्थन में था, वो पक्ष आ गया यहां पर, और इन्होंने मिलकर बीजेपी, जो शिवसेना की सरकार थी जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर बनी हुई थी, उसको गिरा दिया। यानी कि एक प्रकार से जो बीजेपी के साथ है या फिर जो एनडीए के साथ है वो सेफ है, बिकॉज ऑफ कि इन एजेंसीज का जो कंट्रोल है ये इन गवर्नमेंट के पास है, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। और जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है या फिर जहां पर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर ये एजेंसीज जाएंगी और क्या कर लेंगी? उनको पकड़ लेंगी या फिर उनको किसी भी ऐसे केस में फंसाकर, जो 10 साल पहले हुआ हो या फिर तत्काल हुआ हो, ऐसे केस में फंसाकर 30 दिन तक ये अंदर रखेंगी और जिससे पद की गरिमा पर सवार आएगा और ये पद खाली मान लिया जाएगा, फिर बाद में आप छोड़ दो, बात समझिए। तो इसके कारण जनता के बीच में इनकी जो इमेज है ये बिगाड़ी जाएगी। बोला जा रहा है कि इसका एक्चुअली में ऐसे मिसयूज हो रहा है और इसके माध्यम से तो आप ये बात बोल रहे हो ना कि भाई देश में एक ही पार्टी सर्वोपरि है और ये एक पार्टी कौन सी है? बीजेपी एनडीए। दैट मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या भरोसा कि ऐसा कानून आ जाए और ऐसे कानून का मिसयूज ना हो और आप इसका मिसयूज ना करें, इसका क्या भरोसा है? दैट इज वाई इसको कहा जा रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। असंवैधानिक क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ ये वाली बात आ गई है कि आप तो यहां पर डिक्टेटरशिप ला रहे हो, असंवैधानिक की बात हो गई है। दूसरी बात है कि यहां पर फेडरलिज्म यानी कि संघवाद पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दो बातें यहां पर है कि एक तो इसको असंवैधानिक बताया जा रहा है। असंवैधानिक का मतलब यह है कि आप यहां पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, और तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं मतलब कि आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कि आप संघवाद को खत्म कर रहे हैं, और संघवाद को खत्म कर रहे हैं मतलब कि यदि मान लीजिए मैं एक पार्टी का लीडर हूं या फिर फर्स्ट पार्टी से, मैं XYZ पार्टी से बिलोंग करता हूं, मान लेते हैं कि मैं बिलोंग करता हूं डीएमके से, ठीक है, डीएमके से बिलोंग करता हूं और मैं खड़े होकर रूलिंग पार्टी के लिए कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरी बात सही हो सकता है कि मेरी बात सही हो और आप इसको अपराध डिक्लेयर कर दें और इसके लिए मुझे 30 दिवस तक आप जेल में रखें, या फिर हो सकता है कि मैंने 30 साल पहले या फिर 10 साल पहले कोई अपराध किया हो जिसमें जो कि गंभीर अपराध है, इसके लिए क्या हो, मुझे आप सजा का प्रावधान कर दें और मेरे पास भेज दें, या तो ईडी या फिर कोई भी केस मेरे ऊपर लगा दें ऐसा जिसमें 5 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है। बिकॉज ऑफ ये तो आपके कंट्रोल में है ना, ठीक, तो आप इनका मिसयूज भी कर सकते हो। तो कहा कि ये कानून का यूज का बट मिसयूज ज्यादा होगा और ये संघवाद की भावना को भी ठेस पहुंचाएगा और ये असंवैधानिक है। दैट्स व्हाई डियर पीठासीन अधिकारी, डियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। याद रखा, ये जो सेशन लाया, ये जो बिल लाया गया था, ये मानसून में लाया गया था, मानसून सेशन में, ठीक है, मानसून सत्र में, विंटर पर इसमें चर्चा हुई। अभी भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। दैट इज व्हाई याद रखिएगा कि 130वां संविधान संशोधन बिल आया है और इसके बारे में आपको याद रखना है। इसी 130वें संविधान संशोधन बिल के साथ एक और बिल लाया गया था और यह था ऑनलाइन गेमिंग बिल, ठीक है। क्या था ये? ऑनलाइन गेमिंग बिल। जस्ट अ सेकेंड, इसको भी जरा देख लेते हैं।
ये तो यहां पर ये तमाम प्रकार से लिखा हुआ है, देखो 130वां संविधान संशोधन बिल, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार पर विधेयक, और साथ में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। बात समझे? अब किस किस आर्टिकल से लेना देना है, तो आर्टिकल नंबर 75 इसमें केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बताया है, राज्य मंत्रियों के बारे में 164 में बताया है, और आर्टिकल नंबर 239 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, ठीक है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताता है। इसकी में है गिरफ्तारी, हिरासत, निष्कासन, ये वही बेल के बारे में है, जमानत के बारे में। ये पूरी बातें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में यहां पर लिखी हुई है, इसको देख लेना। साथ में अदर से संबंधित जो कानून है ये क्या है, जैसे यूके में क्या है, यूएसए में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, कनाडा में क्या है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये अलग अलग कानून है, इनके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन आएगा, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये आपके लिए है। बात समझे? पहले क्या कानून थे और अभी क्या कानून है, उसमें बदलाव, ठीक है, क्या हुआ है। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके मन में कि सर अभी तक 1947 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से हमारा 1950 से हमारा जो संविधान है ये प्रारंभ हुआ था, और 130 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, तो ये ज्यादा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा है ना। तो इसका कारण यह है कि एक्चुअली में समय के अनुरूप हमारा जो संविधान है ये रिलायबल नहीं रह जाता, और इसीलिए समय समय पर संविधान संशोधन करना पड़ता है, और इसीलिए संविधान संशोधन किए जा रहे हैं। बात समझे ना। तो और दूसरी बात कि हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है और लचीला भी है, और इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये काफी ज्यादा इजी रहती है। दैट इज व्हाई संविधान संशोधन इजिली हमारे यहां हो जाता है, नहीं तो यूएसए में इतने ज्यादा इजिली संविधान संशोधन होता नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? आ गया ये, तो इसको एक बार देख लेना। आफ्टर दैट ऑनलाइन गेमिंग बिल पर हम आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, इसको जरा समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में ये बिल क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लिखने वाला कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। 10 मिनट का टॉपिक है, जल्दी सुनना। वाकई में 10 मिनट का, मेरे 10 मिनट नहीं, आपके 10 मिनट का, ठीक। सुनो कि आपने वो ड्रीम 11 ऑनलाइन रमी, ठीक है, खेलो, ऐसे तमाम प्रकार के एप्लीकेशन देखे होंगे। हो सकता है कि कई लोगों ने इसमें पैसा भी लगाया हो। तो मेनली जब इसमें सीरीज चलती है तो इसमें रियल मनी की बात की जाती है। रियल मनी मतलब कि 2 प्रकार की मनी होती है। जैसे अभी कोई गेम डाउनलोड करो, उसमें आपको कॉइन्स मिलेंगे, और इन कॉइन्स के माध्यम से आप इन कॉइन्स को खर्च करेंगे, तो ये रियल लाइफ में यूज नहीं हो सकते, ठीक, वो उसी गेम के लिए बने हुए हैं। बट रियल मनी का मतलब ये होता है कि जो हम आपस में लेन देन करते हैं, वो मनी, वो पैसा लगाया जाता है इसमें। अब शाहरुख खान हो, प्रीति जिंटा हो, जितने भी प्रकार के क्रिकेटर हैं, ये ड्रीम 11 ऑनलाइन रमी गेम्स, इन सभी का प्रचार प्रसार करते हैं। बात समझिए। और इसके कारण होता यह है कि कई कंडीशन में ये देखा गया कि भाई 40,000 की जॉब करने वाला, 40,000 पर मंथ की जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, और इसके ऊपर, यानी ये बिल्कुल मैं फेयर एग्जांपल बता रहा हूं, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। 96 लाख का उस पर कर्ज है। कितना? 96 लाख का उसके ऊपर कर्ज है। क्यों? बिकॉज पूरे मक्खी आ जाना है, क्या सट्टा खेला है उसने, ऑनलाइन पैसे, ड्रीम 11 जी, ठीक है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां पर रियल मनी चलती है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि भारत में ना जो रमी गेम्स है, जो ये चिट फंड्स हैं, ये बैन है। गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग जानते हो, ये देखो, क्या बोलूं अब मैं, ठीक है, ठीक है, पता तो आपको भी था, ठीक। तो ये जो गैम्बलिंग होती है, यानी कि जो कसिनोस होते हैं, कसिनोस में आप पैसा लगाते हो, ठीक है, यानी कि ऐसा एक राउंड रहता है, वो बॉल जहां पर चली जाती है, आप नंबर बोलते हो, फिर वो ऐसे आप पूरे टोकन उठाते हो, तो वो टोकन क्या है? वो पैसा है, ठीक है। उस टोकन के बदले आपको पैसा मिलता है, ठीक है। वहां पर वो टोकन रहता है कि आपने इतना लगाया, वही मेरा 1 लाख, तो उसका एक टोकन रहेगा, वो एक स्पेसिफिक कलर का रहेगा, उसकी वैल्यू ही 1 लाख है। एक टोकन उठाया मतलब कि 1 लाख रुपए आपने लगाया, एक टोकन उठाया मतलब कि 10,000 रुपए आपने लगाया। बात समझे? ये होता है क्या? गैम्बलिंग। ऐसे ही होता है रमी, और ऐसे ही होता है क्या? ये मनी मार्केट। बात समझे? तो ये जितने भी चीजें हैं ये भारत में बैन है। अब बैन है तो आप डायरेक्ट पैसा लगवा नहीं सकते, डायरेक्ट तो ये खिला नहीं सकते। तो इसके लिए नया फंडा यूज किया गया, इसको कहा गया ऑनलाइन गेमिंग, कि भाई आप अपनी टीम बना लो, और टीम बनाकर अब आपने उसमें 50-100 रुपए लगा दिए,
50-100 रुपए तक, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिखाया ऐसे जाता है कि बनो करोड़पति, ड्रीम 11, 5 करोड़ का नगद प्राइज, 1 करोड़ का नगद प्राइज, ये मिस्टर आर्यन खान जीते हैं अपनी एक BMW, ये ऐसे दिखाया जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो शो ऑफ किया जाता है, इसके कारण सबसे ज्यादा कौन सा यूथ बिगड़ता है? सबसे ज्यादा वो यूथ जो कि या तो मध्यम वर्गीय नहीं बिगड़ता, ठीक है, बिगड़ता कौन है? जिसको शॉर्ट टर्म में अमीर होना है, शॉर्ट टर्म में, भाई मैं शॉर्टकट अपनाना चाहता हूं और मेरे को रातों रात पैसा मिल जाए। वो क्या कर, बात मत करो, आवाज आती है इसमें, ठीक है, तो मेरे को डाउट पूछ सकते हो, बात करोगे तो आवाज आ जाएगी, ठीक है। तो रातों रात में अमीर हो जाऊं, ये वाला कंसेप्ट होता है। तो इसमें ये जानबूझ के पैसा लगाते हैं। और मानव टेंडेंसी ये कहती है कि भाई एक बार यदि आपने, जैसे शेयर मार्केट यदि आपने चलाया हो, कि एक बार आपने पैसा लगाया, जीत गए, दूसरी बार लगाया, जीत गए, तीसरी बार लगाया, जीत गए, यदि एक बार भी आप हार गए हो, तो अब नेचर ये है, यानी नेचर लॉ ये है कि अब रुक जाओ, हार गए हो ना, दैट मीन्स लक काम नहीं कर रहा है, अभी रुको। अब मानव टेंडेंसी क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है कि यार हार गए हैं, इसको मैं कवर कर लेता हूं, ये आप और पैसा लगाते हो। और तो ये क्या है, ये लत है। जैसे सोशल मीडिया की लत होती है कि कई लोग फोन नहीं आता फिर भी उठाते हैं कि यार कुछ आया तो नहीं है, कई बार मेरे साथ भी होता है। तो जैसे ये सोशल मीडिया की, फोन चलाने की लत होती है, वैसे ये एक प्रकार की लत है कि भाई आपने यहां पर पैसा लगाया और फिर यदि मान लीजिए आपने उसको रिकवर नहीं कर पाया तो आप लगाते ही जाते हो। कई बार ये देखा गया कि उधार ले लेके पैसा लगा रहे हैं, यार एक बार तो फंसेंगे, और टेंडेंसी ये कि जब हम जीतेंगे तो एक बार में पूरा पूरा रिकवर हो जाएगा। इसको लेकर 96 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कर्ज चढ़ा लोगों पर, इसके कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, इसके कारण तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। आपने कोई ना कोई ऐसा केस अवश्य सुना होगा, बात समझिए। इसको लेकर सरकार ने कहा कि भाई साहब ये तो भारत में बैन है और ये एक प्रकार से ऑनलाइन रमी है और ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है, ये तो इसके लिए, इसको बंद करने के लिए हम एक विधेयक ला रहे हैं। इसको कहा जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक या फिर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके तहत ऐसे तमाम प्रकार के एप्लीकेशन, ऐसे तमाम प्रकार के क्रियान्वयन, इन पर रोक लगाई जाएगी। बात समझ रहे हो? इन पर रोक लगाई जाएगी। और इनका मेन एजेंडा क्या होगा? मेन एजेंडा होगा कि ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं और ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं, ये उनका काम बंद किया जाए, यानी कि उनकी ये जो मार्केटिंग है ये बंद हो, उनका जो एप्लीकेशन है ये बंद हो, और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बात समझ में आ रही है? आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, फिर इसका विरोध होना चालू हुआ। बात समझिए? और अब देखो कितनी अच्छी बात, अच्छा लग रहा है कानून। अब इसका विरोध क्यों होना चालू हुआ? बिकॉज ऑफ कि यदि आज प्रेजेंट टाइम में आप इंडिया में इसका मार्केट देखते हो, प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में यदि आप इसका मार्केट देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 3.7 बिलियन के आसपास है। एक में डेटा लिखा हुआ है, उसको चेक कर लेना कि यानी कि बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। और 2029 तक इस मार्केट के लगभग 3 गुने होने की संभावना है। यानी कि मान लेते हैं कि अभी ये 3 बिलियन का है, तो 2029 तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 9 बिलियन के आसपास ही हो जाएगा। साथ में अब ये जो ड्रीम 11 आपको ऐप इतना सा दिख रहा है, ठीक है, ऑनलाइन रमी, ये ऐप इतना सा दिख रहा है, बट इसके पीछे पूरी पूरी कंपनी खड़ी हुई है। बिकॉज ऑफ कि इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त है। इकोनॉमी में आपने पढ़ा ना एफडीआई, ठीक है, ये पढ़ा एफडीआई। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको इन्वेस्टमेंट प्राप्त है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इनके पास हैं, यानी कि फॉरेन से बैठे बैठे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, ये जिनको फॉरेन से फंडिंग आई है। कोविड में ये फंडिंग बहुत ज्यादा आई, और कोविड के बाद आप देखोगे कि ये जो ऑनलाइन रमी गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, तो इन्होंने जॉब भी प्रोवाइड की, यानी कि लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये इतना सा है, बट इसके पीछे का नेटवर्क आप ऐसा समझो कि मेरे पीछे की दीवार इतने से बड़ा है। तो इन्होंने कहा कि भाई भारत में इसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बिलियन की ये क्या है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, और यदि आपने इसको बंद कर दिया तो डायरेक्टली इतने % इकोनॉमी का नुकसान नहीं हो जाएगा क्या? मान लेते हैं हम अभी एग्जांपल के लिए कि 3 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान नहीं हो जाएगा क्या? और 2029 में इसके 3 गुना होने की संभावना है। कहा कि सर ठीक है, ये बिल इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इसके कारण हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है ये भी तो बिगड़ रहा है। हमारी जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, लोगों की जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है ये भी तो बिगड़ रही है। साथ में हमारे जो लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है ये भी तो हो रहा है।
तो याद रखो कि जमीनी लेवल को ठीक करने के लिए बिल लाया गया है, बट जमीनी लेवल को ठीक करने के पीछे जो नेशनल इंटरेस्ट है ये बीच में आ रहा है। बात समझिए। अब नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट रहेगा तो लोग रहेंगे। बात समझिए। तो अभी ये बिल चल रहा है, ये भी पास नहीं हुआ, बट याद रखिएगा ऑनलाइन गेमिंग बिल ये चर्चा में है, इसको देखिएगा भाई। ये तो यहां पर क्या हो रहा है कि कुल मिलाकर हाँ एक और बात इसमें कही जाती है कि सर हम इसमें ना स्किल को बढ़ावा देते हैं, यानी कि फिर ये बिल भी है जो एप्लीकेशन है ये भी बीच में आए, और एप्लीकेशंस का ये कहना था कि सर हम ये ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू गैम्बलिंग नहीं करवा रहे हैं या फिर रमी नहीं करवा रहे हैं, हम तो यहां पर स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि इसमें पैसा वही जीत सकता है जिसके पास स्किल हो। यदि आपके पास स्किल नहीं है तो इसमें आपका जो पैसा जीतना है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट एंड ऑफ द डे प्रूफ यही होता है कि भाई ये ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसा ये है। ये जैसे सोशल मीडिया पर भी ये गेम चलते हैं, एप्लीकेशन पर भी है, तो इन सभी पर बैन लगाने की बातचीत हो रही है, जैसे लूडो किंग। ठीक है, इसमें भी रियल मनी लगती है, इसमें भी रियल मनी लगती है। ठीक, हाँ जी, ठीक है, देखो सब पता है। ठीक है, सबसे पहले हाँ किसका होता है? जिसने यानी ये सब कांड करके बैठ चुके हैं। ये देखो लूडो किंग, ये बीजीएमआई टूर्नामेंट, साथ में ड्रीम 11, एमपीएल, ये तमाम प्रकार। हाँ क्या फ्री फायर भी है? ये देखो, क्या लगाते ही हो क्या आप? मैंने ट्राई तो किया है, ट्राई किया है ना। ये फ्री फायर इसी में आ जाएगा, साथ में एक और वो गेम था ना फ्री पबजी, उसमें भी लगता था। बीजीएमआई ही है पबजी। अच्छा ठीक, तो ये तमाम प्रकार की चीजें, नहीं मुझे नहीं पता। ये पोकर, रमी, फैंटेसी, स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी, ये तमाम प्रकार की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि आईपीएल शुरू हुआ तो फोन में ही सही है? नहीं, वो भी वैध है, सट्टेबाजी भी हमारे यहां वैध है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सट्टेबाजी को यहां पर बैन किया गया है। बात समझिए। हाँ, यही मैं बता रहा था कि यदि मान लो ऐसा आप इन्वॉल्व पाए जाते हो तो 3 वर्ष की सजा, ठीक, और 1 करोड़ का जुर्माना होगा यहां पर। साथ में यदि दोबारा अपराध आप करते हो, ठीक है, लूडो किंग खेल के दोबारा अपराध करते हो तो 3 से 5 वर्ष का कारावास और फिर 2 करोड़ तक का जुर्माना होगा। इसको ध्यान रखिएगा। बात समझिए, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, अब ये रखा कैसे जाएगा, ध्यान कैसे रखा जाएगा? तो ये गवर्नमेंट रखती है। जैसे हमारे यहाँ कई एप्स, जैसे वो है ना टिकटॉक बैन हुआ था, तो अब टिकटॉक डाउनलोड नहीं होता, बिकॉज ऑफ कि वो गवर्नमेंट का आईटी सेक्टर है जो इस पूरी बात की जानकारी रखता है कि वो सर्वर ही डाउन कर देता है, शट डाउन कर देता है उसको, कि ये भारत में चलेगी ही नहीं। बात समझे ना? ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ये थी न्यूज, बस। क्या खत्म? हाँ हाँ ठीक है, आ गया पक्का ना? हाँ।